talk fractals from real and complex number. तो इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या है फ्रैक्टल्स, क्या है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. फ्रैक्टल इज़ ए मैथमेटिकल सेट ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल सेट ऑफ पॉइंट्स और ए नेचुरल फिनोमिनन with infinite complexity, ठीक है, and approximate self similarity at any scale, ठीक है. अब ये infinite complexity sometimes infinite होती है, sometimes infinite नहीं भी होती, ठीक है. जैसे कि मैंने ये एक खूबसूरत सी ड्राइंग यहाँ पे एक इमेज पेस्ट की हुई है जिसमें आपको लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा जूम इन भी करें तो उसी तरह की शेप लग रही है जैसे बायर है, ठीक है. तो ये जो सेल्फ सिमिलैरिटी है जब किसी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है या कोई इमेज है इसके अंदर ये एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो ये इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन है. और अब क्या ऐसी चीज़ें हमें नेचर में नज़र आती हैं? यस, नेचर में इस तरह के पैटर्न्स हम देख सकते हैं. जैसे कि अगर आप जो बहुत सारे पत्ते होते हैं या दरख्त होते हैं उनमें बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं ना वो फ्रैक्टल्स किस्म के होते हैं. मैं जब आ रहा था रास्ते में तो मैंने सोचा कि कुछ ढूंढता हूँ फ्रैक्टल्स, तो मुझे कुछ मिले. उनमें से एक ये था जो कि शायद इससे मिलता जुलता हो. मैं इसकी इमेज यहाँ पे शो कर रहा हूँ जो कि यहाँ स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है. कुछ इससे मिलता जुलता है क्योंकि अगर आप इसको जूम इन करेंगे और किसी एक शाख को स्टडी करने की कोशिश करेंगे और फिर आप उसको जूम आउट करेंगे फिर आप देखेंगे कि ओवरऑल कुछ स्ट्रक्चर्स ना मिलता जुलता है, ठीक है. एक सेल्फ सिमिलैरिटी है इस नेचुरल जो एक चीज़ है उसके अंदर, ठीक है. तो ये भी एक फ्रैक्टल है, बड़ा नेचुरल फ्रैक्टल है जो हमें नज़र आता है, ठीक. तो इसके अलावा जब लाइटनिंग होती है तो अक्सर हम डर जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको कैप्चर करें और फिर उसका पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें और फिर जूम इन करके डिटेल में उसको समझने की कोशिश करें तो उसके भी जो ब्रांचिंग है ना वो समहाउ कभी कभी सिमिलर होती है एज ए होल और स्मॉल लेवल पे भी सिमिलर होती है, ठीक है. एक सेल्फ सिमिलैरिटी लाइटनिंग बोल्ट के दौरान भी आपको नज़र आती है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोस्ट लाइन्स हैं, यहाँ पे कुछ कोस्ट लाइन्स हैं, साहिल समंदर पे जब पानी बार बार टकराता है और उससे समटाइम्स जब पैटर्न बनते हैं उनको भी अगर आप स्टडी करें तो उन लाइंस के अंदर भी एक काइंड ऑफ सेल्फ सिमिलैरिटी होती है. और इम्पॉर्टेंट ब्रोकली जो कुछ लोग शौक से खाते हैं और कुछ नहीं खाते, तो इसके अंदर भी कुछ ब्रोकलीज ऐसे होती हैं जिनके अंदर एक सेल्फ सिमिलैरिटी है. इसको अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इस पिक्चर को दोबारा देखें तो आई थिंक इस ब्रोकली का नाम है रोमानेस्को ब्रोकली, ठीक है. और दिस इज़ एक्चुअली ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ कॉलीफ्लावर इन ए नेचुरल फैक्टर. अगर आप इसको मज़ीद जूम इन करेंगे इनसाइड या काट के मज़ीद या जूम इन करने से तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा ना ये बड़ा खूबसूरत सा एक सेल्फ सिमिलर स्ट्रक्चर पैटर्न जो है ना बार बार रिपीट होता नज़र आएगा. तो ये फ्रैक्टल है. सो दैट्स द सिंपल आइडिया ऑफ ए फ्रैक्टल. एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनन जिसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट हो रहे हो, सेल्फ सिमिलैरिटी हो, ठीक है. वो नेचर के अंदर बहुत सारी हमें नज़र आती है. और मैथमेटिक्स इज़ समहाउ इट्स इज़ अ स्टडी ऑफ पैटर्न्स. मैथमेटिशियंस पैटर्न सर्च करते रहते हैं और फिर उनसे फार्मूलाज भी बनाते हैं. सो दिस इज़ ए साइंड ऑफ पैटर्न यू कैन से. वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, वो ज्योमेट्रिक भी हो सकते हैं. तो इसलिए मैथमेटिशियंस आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स कि इस स्ट्रक्चर को समझा जाए, उसकी डिटेल में जाया जाए और उसके अंदर जो भी पैटर्न्स हैं उनको रिवील किया जाए और उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जाए, ठीक है.
अच्छा, अब इस तरह के पैटर्न्स आपको आजकल विंटर है, तो विंटर में आपको पता है स्नो फ्लेक्स जो होते हैं वो जब आते हैं, अगर आप कभी स्नो होते देखें तो बड़े गिरते हुए भी बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये लोग गिलगित में है, ये तो रेगुलर इसको फील करते हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप हर स्नो फ्लेक को इवन अपने हाथ में लें और फिर उसको जूम इन करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न्स होते हैं, बहुत खूबसूरत सिमिट्रीज होती हैं। ठीक है, वो कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये एक नेचुरल रियल स्नोफ्लेक की इमेज है जो अगर आप जूम इन करके देखेंगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको सेल्फ सिमिलैरिटी ना एक ख़ास स्केल में एक ख़ास डायरेक्शन में नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इस रियल स्नोफ्लेक से हम क्या इस तरह की कोई मैथमेटिकल स्नोफ्लेक भी बना सकते हैं या नहीं, अब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक स्नोफ्लेक है इनके नाम से वन फॉन कॉख स्नोफ्लेक, जो इससे मिलती जुलती है। अब वो हम मैथमेटिकली बनाने की कोशिश करेंगे या आप रियल नंबर से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिक्स में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है उसमें आपको पता है हम शेप्स, बेसिक शेप्स ज्योमेट्री की वो भी स्टडी करते हैं। तो हाईली सिमेट्रिकल जो एक शेप होती है उसे वो हमारे सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अगर पेजेस हैं या घर जाएं तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले, अब उससे आप फ्रैक्टल कैसे बना सकते हैं ये अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करें इक्विलैटरल। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में इसके जो साइड्स है ना उनको थोड़ा सा ना तोड़ना है। ठीक है, उससे नई सेगमेंट्स बनानी, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो तीन इसकी सेगमेंट्स हैं, तीन लाइन सेगमेंट्स हैं। अब हर लाइन सेगमेंट्स को से मज़ीद नई लाइन सेगमेंट्स बनानी। ठीक है, तो जैसे कि नीचे वाली लाइन सेगमेंट थी उसका जो मिड वाला पार्ट था उसको हमने बाहर की तरफ ले आए। ठीक है, तो पहले सेगमेंट लाइन सेगमेंट था जिसमें एक ही लाइन थी, तो अब कितनी लाइंस होंगी नीचे अगर देखा जाए तो अब एक की बजाय कितनी होगी, तीन हो गई। ठीक है, इधर सिर्फ एक नहीं, तीन नहीं है, ओके, एक दो तीन चार, चार हो गई। ठीक है, सो एक लाइन को हमने इस तरीके से जब ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास हर लाइन से 4 नए सेगमेंट्स आ गए, एक सेगमेंट से 4 सेगमेंट्स आ गए। तो सेम स्टोरी विद दिस साइड। ठीक है, और इसी तरह इस साइड पे भी यही किया। तो अब टोटल कितने सेगमेंट्स होंगे, लाइन सेगमेंट्स मीन जो नए पॉइंट्स बने हैं उनके बीच में लाइंस होंगी। तो अब हर लाइन से 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, टोटल लाइंस थी 3, तो 12 लाइन सेगमेंट्स हमारे बन गए। ठीक है, इट्स वेरी इजी। अगर आप में से कोई किसी का क्वेश्चन है तो रेज हैंड एंड वी कैन डिस्कस, बट उससे पहले हमें आपको माइक लेना पड़ेगा। ओके, अब डू द सेम। ठीक है, पिछला जो सेकंड स्टेप था यही स्टेप अब आपने इन एजेस, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनके लिए भी यही सेम स्टेप करना, हर एक के लिए। ठीक है, इवन शायद इसके लिए भी। ठीक है, हर लाइन सेगमेंट के लिए। तो यस, तो अब आप इस तरीके से मज़ीद इसको नए इससे पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये स्टेप था सेकंड, जैसे ही आप इससे नेक्स्ट स्टेप में गए हैं तो आप के पास ये वाली शेप आ गई। ठीक है, स्टेप 3 में अब ये प्रोसेस आप करते चले जाएं और इस प्रोसेस को रोके ना, आप टू इन्फिनिट लेवल तक चलते चले जाएं। ठीक है ना, रुकना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ना एकदम से हम फाइनाइट से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज हाउ वी थिंक, लाइक एब्स्ट्रैक्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यही स्टेप बाकी हर सेगमेंट के लिए यही स्टेप करना है जो हम अभी तक रिपीट करते आए हैं। तो क्या होगा, ऑलरेडी एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बनता चला जाएगा जैसे कि स्टेप 4 के अंदर। और इस आपने कितने नए सेगमेंट्स बनाए हैं हर लेवल पे, इनको काउंट भी किया जा सकता है। ठीक है ना, जब आपको बेसिक पैटर्न्स पता चलेगा ना, तो मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा आगे, वो आपको पता चलेगा कि कितने पैटर्न्स हैं। माइक लीजिएगा जी, ये इस स्टॉक में ना हम मैथ और आर्ट को ना साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली
he will see these things in a very interesting way. जी पूछें. You got it. Okay. तो इस प्रोसेस को करते रहें और मे बी यू कैन एक्सटेंड इट अप टू इन्फिनिटी. ये जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं एन, इनको आप बढ़ाते चले जाएं. ठीक है. तो ये फिर इस शेप में आ जाएगा. ठीक है. स्टेप 5 में अब यही है कि अब देखें कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना इसके अंदर. ठीक है. एजेस पे कम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. अब आपको जूम इन करना पड़ेगा. ठीक है. और जूम इन पे जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है. तो जूम इन करेंगे जब आप, तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी. ठीक है. और हर जगह पे कुछ इसी तरह का सिमिलर पैटर्न और स्ट्रक्चर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. तो ये एक बड़ी खूबसूरत मैथमेटिकल स्नोफ्लेक बन जाएगी. ठीक है. नेचुरल नहीं होगी, मैथमेटिकल होगी, लेकिन बस जस्ट बेसिक नंबर्स और ज्योमेट्रिक शेप्स रियल, उनसे हम बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मज़ीद इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अब आएंगे कि अच्छा अब इसका पेरीमीटर क्या होता है. अच्छा, पेरीमीटर ये होता है कि आप जो जितनी भी साइड्स होती हैं ना, उनकी लेंथ को सम करें ना, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं. ठीक है ना. इहाता भी कह सकते हैं शायद उर्दू में. ठीक है. तो अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, दैट्स ए क्वेश्चन. कितनी उस टोटल, अगर आप स्मॉल लेंथ्स को जमा करते चले जाएं तो टोटल आंसर क्या आएगा, कंप्लीट आंसर क्या होगा. क्या कोई गैस क्या होगा? फाइनाइट होगा, इन्फिनिट होगा? ठीक है. यस. ओके. 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 लेकिन देखें मैथमेटिकली तो यस. सो जो पेरीमीटर है ना, जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे आप टू इन्फिनिटी, तो मैथमेटिकली ये इन्फिनिटी होगा पेरीमीटर. ठीक है. लेकिन इसका जो एरिया है ना, एरिया वो फाइनाइट रहेगा. ठीक है. ठीक है. अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हाँ यस, पेरीमीटर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन एरिया जो है वो एक ख़ास, वो बाउंडेड है, मींस वो एक ख़ास लिमिट के बाद आगे नहीं जाएगा. ठीक है. अच्छा, तो एरिया जो है वो बाउंडेड होगा, वो सर्कल से ही होगा. अब वो इंस्क्राइब सर्कल कह दें या इंस्क्राइब ट्राइंगल, सर्कल ही होगा, क्योंकि वो जो शुरू में हमने ट्राइंगल ली थी ना, वो सर्कल को एंड पॉइंट्स पे मीट कर रही थी. ठीक है ना. तो उससे ज़्यादा उस सर्कल के एरिया से ज़्यादा एरिया इसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे बाहर नहीं निकला. लेकिन पेरीमीटर जो है वो इन्फिनिट हो सकता है. ठीक. अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को आपने मैथमेटिकली रियल नंबर से आप लिख भी सकते हैं. जितने भी आपके स्टेप्स हैं उनको आप लिख सकते हैं. मिसाल के तौर पे जो पहला स्टेप था, उसमें जो भी आपने एक सेगमेंट की लेंथ लिया ना, वो आपकी अपनी चॉइस है. किसी ने छोटी ट्राइंगल बनानी है, किसी ने बड़ी ट्राइंगल बनानी है. अगर आपने छोटी ट्राइंगल बनानी है तो उसकी कोई लेंथ आपने ली है. अब वो लेंथ अपने हिसाब से आप मेजर कर लें. ठीक है. उसको ए कह लें, व्हाटएवर, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है. तो हम उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को ए कहते हैं. ठीक है. तो पहले कितने सेगमेंट्स होंगे, कितने 3 थे पहले स्टेप में. तो पेरीमीटर क्या होगा उसका 3 टाइम्स है, क्योंकि सम ऑफ द एजेस हैं, तो वो पेरीमीटर होता है. तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में हमने हर सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. हर सेगमेंट्स, हाँ, आई डोंट नो, we need to understand कि we had 4 sides after like you know 3 sides थे ना पहले नहीं, फिर हर साइड के हाँ, उसको डिवाइड किया था 3. लेकिन remember when that line was cut, so we had one, चले मैं दोबारा जाता हूँ. 3-4 segments. ठीक है. The ये था, step 2, ये स्टेप 2 था. we had 4 segments on each side, don't we? यस. ठीक है. सो जो पहली लेंथ थी ना, वो ए थी. Yes. ठीक है. अच्छा, अब आपने a/3 करना है, मींस सो उसकी जो लेंथ है ना, हर सेगमेंट की जो लेंथ है वो बताई जा रही है कि सेकंड स्टेप में
जो सेगमेंट्स हैं वो तो 4 ही हैं, यू आर राइट, हर साइड से 4 सेगमेंट्स आएंगे, वो हमने देख लिए थे, लेकिन हर स्मॉल सेगमेंट की कितनी लेंथ होगी, a/3 होगी, ठीक है। सो ये हाँ जी, ये जो लेंथ है ना इस स्मॉल सेगमेंट की, वो ओरिजिनल की थर्ड होगा, मींस a/3 होगा, ठीक है, a/3 होगा। इसी तरह ये भी a/3, ये भी a/3, ये भी a/3, ठीक है, Because it's the third of the whole length. एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से ना मैथमेटिकली इनकी फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस स्टेप में कितने टोटल सेगमेंट्स बनेंगे, वही 4 टाइम्स 3, Yes, because क्योंकि there are हर four segments in- हर एज से 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, तो फिर ओवरऑल टोटल सेगमेंट्स कितने बनेंगे, वो 12 बन जाएंगे पहले सेकंड स्टेप में, Right, ठीक है। yes. तो अगर आपके पास सेगमेंट्स हों तो सेगमेंट से हम पैरामीटर निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं, मींस उसको सम कर सकते हैं, ठीक है। और 12 हैं तो 12 को आपने हर सेगमेंट को उसमें ऐड कर देना, मींस 12 टाइम्स One-third of A a/3 हो जाएगा, multiplied ठीक by है। 12. Yes. सो नाउ डू मोर मैथमेटिक्स फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में हर सेगमेंट को मजीद उसी तरह डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा a/9 आएगा, ठीक है। और फिर कितने सेगमेंट्स उस थर्ड स्टेप में बनेंगे टोटल, वो 48 बन जाएंगे, और फिर पैरामीटर 48 टाइम्स a/3 a/9 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन गो फर्दर, ठीक है, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। आप इससे आप पैटर्न बना लेंगे और आप आगे एक जनरल फार्मूला आप इससे बना सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज के n कोई सा भी n स्टेप, आप n 100 भी हो सकता है, 1000 बिलियन कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप जनरल पैटर्न बना लोगे, तो उस केस में हर सेगमेंट की जो लेंथ होगी उस स्टेप पे वो a/3 की पावर n-1 आएगी, ठीक है। क्योंकि Can you explain n-1 again? यस क्योंकि देखें इस फार्मूले से भी हम देख सकते हैं ना, जो इजी स्टेप है, यहाँ पे 2 था तो 3 की पावर 2 - 1 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे that 3 की पावर, represents हाँ this. Okay, यस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 - 1 मीन्स 2, 3 - 1 2, ठीक है। तो 3 की पावर 2 मीन्स 9, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक, ठीक समझ आ है। गया। तो इसी तरीके ये शो हो रहा है इस प्रोसेस से कि आप जो N नीचे वाले minus नंबर है ना, जो है वो इस power है, नंबर ठीक है। में से एक Okay, माइनस करके कर रहे हैं, right, got it. ठीक है। सो दिस हाउ वी डू सिंपल रियल मैथमेटिक्स विद रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, इनसे आप ये कर सकते हो। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, हर चीज़ का इन जनरल आपके पास फार्मूला आ जाएगा, और फार्मूला आ जाए तो फिर आप इन जनरल पैरामीटर भी निकाल सकते हो, ठीक है। और ये पैरामीटर जो है आप मैथमेटिकली क्या शो कर रहा है कि ये पैरामीटर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस फिर ऐसे ही होगा। ओके, लेट्स डू अनदर गेम, ठीक है। अब इस गेम में हम ऐसे करेंगे, एक डिफरेंट थोड़ी सी गेम चेंज करते हैं, ठीक है। अब पहले हमने सिर्फ ट्राइंगल की बाहर वाली साइड्स पे ये प्रोसेस किया था, अब हम कुछ इनसाइड कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है। और ये गया है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ली है हमने, ठीक है, उसका जो दरमियान में ना उसी तरह की एक ट्राइंगल बनानी है दरमियान में, और उस हिस्से को ना वाइड कर देना, हॉलो कर देना, लेट्स सपोज, ठीक है। उस हिस्से को ट्राइंगल बना के निकाल देना, बाहर निकाल देना, ठीक है। और ये फिर प्रोसेस आपने बाकी, हाँ, जो second triangle है, is it उसका एरिया क्या हाफ है? आई एम जस्ट लाइक क्यूरियस. नहीं, वो फिर आपको देखना पड़ेगा, हाफ तो नहीं है, हाफ इज नहीं देयर है। लाइक फॉर्मूला टू फाइंड आउट के क्या क्वार्टर है उसका? उसका 1/3 है, हाँ। 1/3 नहीं, क्वार्टर है, एग्जैक्टली यू राइट, क्वार्टर, क्योंकि बाकी साइड पर 3 जो है ब्लैक ट्राइंगल्स और जो सेंटर है तो वो क्वार्टर, हो सकता ठीक है। यस, ये Okay. फिगर और फिर उसका क्वार्टर और उसका क्वार्टर वो फिर आगे लाइक क्वार्टर्स में जाए. यस, बट हम इसमें अभी इन स्लाइड्स में मैंने उस तरफ नहीं जाना, अभी सिर्फ इस पैटर्न की तरफ जाते हैं, ठीक है। Okay. अब यही सेम प्रोसेस आपने, अब ये भी तो उसी तरह की ट्राइंगल है जैसे ये, yes. इसके साथ भी वही करना है आपने, हर ब्लैक ट्राइंगल के साथ ना यही गेम खेलनी है, जो छोटी स्मॉल
ट्राइंगल बन गई है। ठीक हर ब्लैक ट्राइंगल के दरमियान वाले हिस्से को कटआउट बना लेना है। निकालना है उसमें से, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा हिस्सा ही निकालना है, ठीक है। एंड देन यू कीप गोइंग ऑन, ठीक है। Yes, on and तो ये ऑन एंड ऑन चलते जाएंगे तो फिर आपके पास एक नया खूबसूरत सा फ्रैक्टल बन pattern आ जाएगा, जाएगा। ठीक है। इसका एक नाम है, ठीक है, इस फ्रैक्टल का एक नाम भी है, और आई थिंक शेरपिंस्की ट्राइंगल इसे कहते हैं, Sierpinski। ठीक है। इसके बारे में हाँ ये ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में पहले भी लिखा हुआ था, यस। जी। सो इस फ्रैक्टल का नाम है, या इस ट्राइंगल का ये जो ये ट्राइंगल बनी है, इसे हम Sierpinski कहते हैं triangle। शेरपिंस्की ट्राइंगल। आई थिंक Okay। ही वाज ए पॉलिश मैथमेटिशियन, या। तो अच्छा, ये तो 2 डायमेंशनल था, ठीक है। Yes। अब कोई इमेजिन करे कि अगर क्या हम इस तरह की कोई गेम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो उसके साथ खेल सकते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल से एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, जिसे हम पिरामिड भी कहते हैं, या फिर टेट्राहीड्रन भी कहते हैं। मुझे लाना चाहिए था, मेरे घर में पड़ी है, मैं भूल गया, सॉरी, ठीक है। तो एक टेट्राहीड्रन आप ले आए, ठीक है। आप प्रिज्म की तरह होती है जैसे, ठीक है। हर साइड उसकी हर फेस जो होगी ना वो इसी तरह की होगी, ठीक है। तो उसके साथ क्या हम इस तरह की गेम खेल सकते हैं। अब ये 2D से हम जंप करके 3D में जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी शेप बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। लेट्स से समथिंग लाइक पिरामिड की तरह की कोई शेप है, और इसमें भी वही आपने सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक ड्रॉ करनी है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं होगी, लेकिन पिरामिड ही होगी जो इधर से आपने निकालनी है, ठीक है। और इस साइड से भी इज इट रियली अ पिरामिड जो हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट की है? ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट शेप नहीं, और एम आई रॉन्ग? हाँ। ये पिरामिड नहीं निकल रही हाँ, इसमें से। अब जरूरी नहीं है पिरामिड हो, देखिए आप बट हमने मेरे ख्याल में शेप इसी तरह की 3 तो निकाली है। इन्वर्टेड ट्राइंगल्स, ओपन पिरामिड, पिरामिड तो नहीं, खैर, लाइक यू नो ओपन ट्राइंगल्स हैं ये। वो ट्राइंगल्स आपस में आकर टॉप पे मिलते हैं, लेकिन ये वाले खुले हुए हैं, बेस से ओपन है वो। हाँ, नहीं, इसका जो पहले वाले स्टेप्स, जो काम हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए किया ना, सेम यही करना है। स्टेप्स वहाँ तो पे हम वही हाँ, कर रहे हैं, पर वी आर नॉट टेकिंग आउट पिरामिड्स वो फ्रॉम पिरामिड इनसाइड नहीं दिस, होगा, चले अनदर शेप, या टेट्राहीड्रन कहते हैं, Okay, ठीक है ना। okay। इसे टेट्राहीड्रन कहते हैं कि ओरिजिनल टेट्राहीड्रन है, फिर आपने इधर से टेट्राहीड्रन निकालनी है, ठीक है। इस साइड से भी और उस साइड से भी अगर निकल सकती है तो उस साइड से भी निकालनी है। उसको 3 डायमेंशनली ही अगर सोचें तो इट्स अ डिफरेंट शेप दैट वुड बी कट आउट Yes। फ्रॉम ईच ऑफ द पिरामिड्स। यस यस। और अब जब ऊपर वाली शेप देखेंगे ना, ये वाली, ये फिर इसी शेप की बन जाएगी, Yes, ठीक है। yes। और अगर इसको देखें तो That ये would भी इस again would शेप be- की है, yes, ये भी है, yeah। ये भी है, तो इनको काउंट भी किया जा सकता है। 1 2 3 4 नई टेट्राहीड्रन्स बन जाएंगी। अब उनके साथ भी यही हर फेस से या साइड से आप इसी तरह की ना कट कर सकते हैं। तो अगर आप ये करते चले जाएं तो मज़ीद खूबसूरत चीज़ आपके पास आ जाएगी। और इसमें लिमिट होंगी देखिए, बिकॉज इसमें भी अब ये 3 डायमेंशनल चीज़ें हैं। then the Mathematically- structure will not stand if हाँ, it's तो- not connected। मैथमेटिकली तो ये प्रोसेस आप मैथमेटिकली तो इन्फिनिट तक लेके जा सकते हैं, बट रियलिटी में नहीं, ऑफ कोर्स because when you रियलिटी cut में it आपको out- बाउंड होना पड़ेगा, ठीक है Yes। ना। एक स्टेप के बाद, एक स्टेज के बाद आप फिर शायद The structure will not stand। मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूल्स बना के वहाँ से पिरामिड बनेगी, फिर उसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे। ये तो फिर आप क्वांटम लेवल पे चले जाएंगे, और क्वांटम लेवल पे ये प्रोसेस किस हद तक आप कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। बट दैट्स गुड कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली। तो अच्छा, अब इसमें ना इस गेम के हवाले से मैंने एक वीडियो देखी थी इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए। ये शायद हिल गया, ओके। अच्छा, मैं इस प्रोसेस को ना, ये जो अभी हमने शेरपिंस्की ट्राइंगल और टेट्राहीड्रन है, इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ, और एनिमेशंस उसको मैं साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एक और वे भी है इनको कंस्ट्रक्ट करने का, रैंडम वे है, ठीक है। एक रैंडम वे से हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। ओके, अब मुझे थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा।
इस पे हम आएंगे थोड़ी देर वापस, इससे आगे वापस आएंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको, शिरपिंस्की ट्रायंगल ना, अच्छा ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, टिकटॉक पे ये वीडियो है या यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये है रीज़न फॉर मैथ चैनल होगा या पेज होगा, उससे मैंने लिया है। बहुत अच्छी इसके अंदर एनिमेशंस हैं, ठीक है। अब हमारे पास वही सेम ट्रायंगल है और हमें शिरपिंस्की ट्रायंगल बनानी है इससे, ठीक है। लेकिन अब हमने ना कैसे बनानी है, वैसे नहीं बनानी जैसे पहले बनाई है। पहले तो क्या किया था, दरमियान में से। अब ये एक रैंडम सा प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे कि आप पहले स्टेप में कोई इनसाइड किसी जगह कोई एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे, किसी भी जगह पे ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, वेयर एवर। उसके बाद क्या होगा मैं अभी फिर साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में दरमियान में से कोई एक रैंडम पॉइंट चूज करना है। दूसरे स्टेप में आपने वो जो, सॉरी मुझे आई हैव टू स्टॉप, मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में जो आपने रैंडम पॉइंट ये चूज किया था ना, इसको कनेक्ट करना है एज के साथ, जो कॉर्नर के साथ, किसी एक कॉर्नर के साथ, ठीक है। वो भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपने उन जो पहले रैंडम पॉइंट आपने चूज किया है उसको उसके साथ मिलाना है, ठीक है। उस वर्टेक्स के साथ या उसके साथ या इसके साथ, ये रैंडम पॉइंट था, कहीं भी आप चूज कर सकते। लेकिन जब ये जो अब आपकी लाइन बनेगी ना, उस लाइन का मिड वाला पॉइंट आपने सिर्फ मार्क करना, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद वो जो रैंडम पॉइंट पहले वाला ना, उसको ख़त्म कर दें, बस उसको भूल जाएंगे, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स आप मार्क करते चलेंगे वो पेज पे शो होते चले जाएंगे, ठीक है। ये अब प्रोसेस होगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप यही प्रोसेस बार बार करते रहें हर पॉइंट के लिए, क्योंकि जब ज़्यादा पॉइंट्स होंगे ना, हर पॉइंट को आपने वर्टेक्स, किसी एक वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है लाइन के थ्रू, और उस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है, ठीक। और इस तरह पॉइंट्स मार्क करते चले जाएं। और अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स मार्क करें ना एक पेज पे, और काफ़ी सारे करने पड़ेंगे, मीन्स आपको हो सकता है हज़ारों में करने पड़े, तो आपको एक पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आप ये एक बड़ा रैंडम सा प्रोसेस करें, लेकिन वो जो पैटर्न मज़ीद आप उसको क्लियर करेंगे ना, बेहतर करेंगे, तो वो शिरपिंस्की ट्रायंगल बीच में से निकल आएगी, ठीक है। सो लेट्स फॉलो दैट, ठीक है। अब ये एक पॉइंट था, अब इसका दरमियान वाला पॉइंट है, वो हमने मार्क कर दिया। अब कीप डूइंग दिस, इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहे, ठीक है। कीप रिपीटिंग ऑन द पेज। ठीक है। तो जो पॉइंट मार्क होंगे ना, वो इसी इसी तरह इसी तरह की शेप इमर्ज हो जाएगी, वहाँ से निकल के आएगी सामने, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ी खूबसूरत आपके पास, अब इसको आप जूम इन कर लें, एक बड़ा खूबसूरत फ्रैक्टल है, शिरपिंस्की ट्रायंगल है। यू कैन डू सिमिलरली सेम ट्रिक विद 3D के अंदर भी यही रैंडम प्रोसेस से आप शिरपिंस्की टेट्राहेड्रन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी अगर आप थोड़ा सा आगे चल के, ये थोड़ी सी है, कुछ सेकंड्स की है, जिसमें उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पास ये टेट्राहेड्रन हो, लेट्स सपोज, और वही प्रोसेस शुरू में आप कोई रैंडम पॉइंट कहीं से चूज़ करें, उसके बाद वर्टिसेस के साथ लाइन कनेक्ट करें और उसका मिड पॉइंट मार्क करें, ठीक है। उसके बाद रैंडम पॉइंट को हटा दें और इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएं, ठीक है। और सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे ना, तो ये आपके पास शिरपिंस्की टेट्राहेड्रन बन जाएगी। रैंडम पॉइंट से मिड पॉइंट मार्क करना है जी। सबसे जो पहला शुरू का रैंडम पॉइंट है, उसको किसी एक वर्टेक्स के साथ मिलाना है, उस लाइन का मिड पॉइंट। उसके बाद रैंडम पॉइंट को हटा दें, फिर बाकी सारी गेम उस मिडल पॉइंट, जो नया पॉइंट आपने मिड पॉइंट मिलाया ना, उसको रिपीट करते जाएं बाकी पॉइंट्स के साथ, ठीक है।
ठीक है। क्योंकि वो आपने पॉइंट बना लिया ना, अब दूसरे वर्टेक्स के साथ यही गेम खेलें, उधर मिड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वो जो नया मिड पॉइंट होगा उसको इस वाले वर्टेक्स के साथ मिलाएं, उसका एक मिड पॉइंट आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं और उससे जो नए पॉइंट्स बनेंगे ना, उनके लिए यही प्रोसेस रिपीट करें। कोई सीक्वेंस होगा या लाइक यू नो अगर उस मिड पॉइंट से जो हमने पॉइंट क्रिएट किया है हाँ। उसके बाद जरूरी है कि क्लॉकवाइज एंटी हाँ। क्लॉकवाइज नहीं, वर्टिसेस sequence को कोई जाना नहीं, है या no, ये रैंडम है। या उसी वर्टेक्स को दोबारा अगर कर नहीं, दिया तो हाँ, फिर ये आप कर सकते हैं, इसमें आपके पास सारी चॉइसेस Even then? ठीक है, हाँ, कोई सेम भी वर्टेक्स को दोबारा कर दिया कर तब सकते भी? हैं आप, डिफरेंट Okay. पॉइंट्स के लिए कर सकते हैं। वो तो फिर स्मॉलर टू स्मॉलर वो सेगमेंट हाँ, वो इसी वजह से डॉट्स ये- करीब करीब हाँ, आते ये shape जाएंगे, इसी वजह से इसी तरह की बन रही है। राइट। ठीक है, मैं दोबारा से इसको यहाँ पे एक दफा दोबारा से देख लें। लेकिन कंडीशन ये होगी कि सारे वर्टिसेस को करना जरूर है, अदरवाइज लाइक यू नो हाँ, जब वो तक fractal आपके पास नहीं pattern बनेगा। emerge नहीं होता, आप करते रहें। ओके ठीक है ना, एक स्टेज के बाद आपके पास ये पैटर्न सारा इमर्ज होकर सामने आना शुरू हो जाएगा। राइट राइट। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी इस पे हो सकता है मिलियन डॉट्स आपको मिलाने पड़े, तब जाके ये 3D में ये मर्ज होकर सामने आएगा। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दैट जो मैं शो करना चाह रहा था। अच्छा, अब वापस चलते हैं बैक टू आवर कंट्रोल एल करता हूँ। अच्छा जी, अब पाइथागोरस। पाइथागोरस का तो पता है सबको, आप बच्चों को भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम का भी पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, याद है? किसी भी ट्राइंगल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आप कर सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को आप ज्योमेट्रिकली प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका प्रूफ अक्सर यही होता है कि आप पहले ए का स्क्वायर बनाते हो, ऐसे स्क्वायर बनाते हो, फिर उसके जो बाकी एजेस होते हैं उनसे भी स्क्वायर बनाते हो। ठीक है ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक खास तरीके से, और फिर उनको मिलाते हो तो फिर ओवरऑल एक शेप बनती है। तो ये इसका एक ज्योमेट्रिक प्रूफ होता है। अच्छा, बट एनीवे फ्रैक्टल्स में हम इसमें जो फ्रैक्टल शेप बनाएंगे, जैसे कहेंगे पाइथागोरियन ट्री। अब हम एक ट्री बनाने लगे हैं। ठीक है, अब ट्री का क्या है, आई होप आलम यू विल आल्सो एंजॉय दिस, कि आपके पास स्क्वायर है, कोई सा भी स्क्वायर, किसी साइज़ का स्क्वायर ले लें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर और लगाने हैं। ठीक है, आप ये समझ लें कि इसके यहाँ पे इसका मिड कर लें। ठीक है, और इस सेगमेंट जितना ना यहाँ पे स्क्वायर बना लें और इस साइड पे स्क्वायर बना लें। ठीक है, यू गॉट इट। अब ये सेम प्रोसेस जो ऊपर वाले स्मॉल आपके पास स्क्वायर्स आए ना, उनके लिए भी यही करना है। सेम उसी तरह ट्राइंगल पहले बनानी है और इसके इस साइड पे स्मॉल स्क्वायर्स बनाने हैं, एंड आल्सो डू द सेम विद दिस वन। ठीक है, और ये प्रोसेस एक्सटेंड करते रहें। पहले स्टेप में ये जो ट्राइंगल हमने बनाई, ये ऑलमोस्ट लाइक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रही है। ऑलमोस्ट। ठीक है, बाजार लग रहा है। ठीक है, नहीं होगी तो आइसोसेलेस होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, बट ये मैटर नहीं करता। आप ट्राइंगल्स की शेप थोड़ी सी चेंज भी कर देना तो ट्री बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये 2 साइड्स इक्वल हैं तो इससे किस तरह का ट्री बनेगा, ये हम देखते हैं। 3rd और 4th स्टेप्स में आपके पास ये 3rd स्टेप होगा, ये 3rd स्टेप में ऐसा होगा। ठीक है, और इससे अगले स्टेप में वही आपने प्रोसेस इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है। ठीक है, इसके साथ भी करना है। ठीक है, और फिर वो जो उससे आगे वाले हैं उनके साथ भी आप यही प्रोसेस करते चले जाएं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को आप कलर से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको एक ट्रायंगल है ना, अगर उसको हम रैंडमली अगर उसको मार्क करें, जैसे मैंने इधर कर लिया है this, ठीक है, कोई भी नंबर हम सेलेक्ट करें, उसका एंड जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा सबका। सो हाउ इट वर्क्स। वो जो पिछली केस आप अभी आप शिरपिंस्की ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, नहीं, इसकी बात कर, इस केस में ये काइंड ऑफ ऐसा ही है, बट इमेजिन करें एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल उसका 5 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, फिर हम 5 + 2 7, ठीक है, 4 + 3 7 कुछ भी हो, सो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो तीनों का आंसर एक ही आता है। ठीक है, इट्स ओके। यस दैट्स ओके, बट हाउ इट वर्क्स।
जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही वर्क करेगा ना। आई मीन व्हाट्स ये पहले आप मुझे बताइए, आप पिछले फ्रैक्टल्स के लिए की बात कर रहे हैं या इस ट्री की बात कर रहे हैं? पिछले वाले से पिछले। हाँ, तो फिर ये कहना। सो ओके, अब आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ काइंड, ठीक है। सो जो हमने एनिमेशन देखी उसमें उसकी, अच्छा मैं उसको रिपीट ऐसे करता हूँ कि आप पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल के ना दरमियान में किसी भी जगह पे कोई एक रैंडम पॉइंट ले, उस जो भी कहीं भी किसी भी जगह पे उस पॉइंट को किसी एक वर्टेक्स के साथ जोड़ दें, किसी भी वर्टेक्स के साथ, टॉप के साथ, लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, ठीक है। उसको उसके साथ मिलाएंगे, लाइन बनेगी, उस लाइन का मिड पॉइंट मार्क कर दें, उसके बाद वो जो रैंडम पॉइंट है ना उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अब जो नया पॉइंट आया ना उसके साथ अब आपने यही गेम बाकी तीनों पॉइंट्स के साथ करनी है, क्योंकि अब वो नया पॉइंट आ गया। अब ये नया पॉइंट पहले वाले पॉइंट के साथ मिलाएं, उसके मिडल को मार्क कर दें, इसी पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे, उसके मिडल को मार्क कर दें, नए कुछ 3-4 नए पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जो नए पॉइंट्स आप ऐड कर रहे हो ना, जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं उनके साथ सेम यही प्रोसेस रिपीट करो, लेकिन हर पॉइंट को वर्टेक्स के साथ जोड़ना है और उसका मिड पॉइंट मार्क करना है। और जैसे ही आप नया मिड पॉइंट मार्क करोगे ना वो एक नया पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट के साथ भी तीनों वर्टिसेस के साथ वही गेम खेलनी है। इसे कहते हैं इटरेशन, एक प्रोसेस है जो बार बार आपने रिपीट करना है, ठीक है। तो फिर ये बहुत पॉइंट्स कर, अच्छा शुरू में नहीं लगेगा, आपको कहेगा ये बहुत रैंडम सा है, कोई मैस सा बन रहा है, ठीक है। एक तो ये शायद पेज थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पैटर्न पर समझ बनता चला जाए, और पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम्स पर जो जब इनके लिए जब हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एकदम से आप वो उसको प्रोग्रामिंग देते हैं या उसमें उसकी जो कोडिंग करते हैं और उसके बाद उसको रन करते हैं तो वो एक एनिमेशन फॉर्म में ना आपके सामने बड़ी अच्छी पिक्चर आ पेन्स भी लगा लें अगर हर पॉइंट पे इफ वी लाइक डू। अब ये देखें, अब ये आप सो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे खूबसूरत या कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, ठीक है, या कलर किस तरह के देना चाहते हैं, जैसे कि हमने इस पाइथागोरियन ट्री के केस में भी देखा था, ठीक। ओके, सो ये एक बड़ा खूबसूरत सा अगर आप कलर इसको देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्री भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने कहा था कि वो जो ट्रायंगल आपने शुरू की बनाई है ना, जिससे आपने पहले केस में स्क्वायर बनाए थे, उस ट्रायंगल का शेप चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग वाली ट्रायंगल इधर बनाई थी ना, वो पहली वाली तो समहाउ इक्विलैटर कर लो, ठीक है, या फिर आइसोसेलेस जिसमें एजेस सेम होंगे, या फिर आप इस तरह की ट्रायंगल ले लो, तो इससे ये खूबसूरत सा ना ये बनेगा, ठीक है ना। अब आप नेचर की तरफ आ रहे हैं ना दोबारा, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा को मिलता जुलता ना, देखें इमेजेस में, ठीक है। तो बहुत ऐसे ना मैथमेटिशियंस, ये इंट्रोडक्शन में भी शायद लिखा था कि बहुत अरसे मैथमेटिशियंस इस बारे में सोचते थे कि इन चीज़ों को ना जो नेचर के अंदर हैं बज़ाहिर रैंडम लग रही हैं, इनको कैसे मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। लेकिन जब फ्रैक्टल ज्योमेट्री आ गई ना तो फिर बड़े मैथमेटिशियंस कुछ बड़े एक्साइटेड हो गए कि अच्छा भाई अब हम इसको भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं या इसकी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडिया यही है कि जो कम्प्लेक्सिटी है ना उसको भी समझा जाए और रैंडमनेस को भी समझा जाए, और उससे जो इवन केओस है उसके अंदर जो ऑर्डर है उसको भी समझा जाए, ठीक है। दिस इज़ वी वांट टू नो, और ऐसा करके हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हमारे दिमाग भी शायद अच्छे केमिकल जो है ना वो रिलीज़ करता है जब हमारे माइंड के अंदर इस तरह के नए पैटर्न्स बनते हैं। सो वी फील हैप्पी टू डू दिस। तो आर्ट में आर्टिस्ट को भी शायद यही चीज़ फैसिनेट करती है, और इस सेंस में मैथमेटिशियंस को भी यही चीज़ फैसिनेट करती है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ लें कि एक मैथमेटिशियन के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है, वो चीज़ों को एक डिफरेंट वे से देखना चाहता है, या उसके अंदर रैंडमनेस के अंदर भी कोई ऑर्डर देखना चाहता है। तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि हमने ये देखा। अच्छा जी, ओके, अब इसको मज़ीद खूबसूरत किया जाए, कुछ ज़्यादा नेचुरल किया जाए, ठीक है। तो ये अब ज़्यादा नेचुरल लगता है। बहुत सारे पुराने जो दरख्त हैं, मैं आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड बाय ट्रीज़, पर्टिकुलरली जो ज़्यादा ओल्ड ट्रीज़ है ना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि उसमें एक मुझे टाइम का कॉन्सेप्ट बड़ा मिलता है। इसमें ट्रायंगल चेंज किया या क्या चेंज किया? ट्रायंगल की सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन चेंज किया, मींस उसकी Okay. जो पिछली ट्रायंगल थी वो थोड़ी सी चेंज थी, राइट ये थोड़ी सी इस तरफ कर दी है, ओके, ठीक है, बट प्रोसेस वही है।
ठीक है, आप देख लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न अगर हम देखेंगे, देखें ये वाली ट्राइंगल्स इस टाइप की हैं, हर साइड पे आपने इस तरह की बनानी है, ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में इस थोड़े से इस टाइप की ट्राइंगल्स। ये सिर्फ मुझे ही सिमिलर लग रहा है या किसी और को भी ट्राइंगल सिमिलर लग रहा है पिछले वाला? ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, जो भी बनानी है ना आपने ट्राइंगल सिमिलर बनानी है, ये देखो ना, एक में यू रखा ठीक है। हुआ है। कैन यू शो द प्रीवियस वन वंस अगेन? ओके दिस वन, ठीक है। देखिए स्केलिंग आप छोटी बड़ी ट्राइंगल हो सकती है, लेकिन जो ट्राइंगल की जो शेप है ना वो एक जैसी है, ठीक है ना, मतलब अगर वो इक्विलैटरल अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो सब में राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रैक्टल्स में यही होता है कि आपके पास स्केलिंग के हिसाब से आपने ना वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाइएगा। इसी ये नेक्स्ट वाला, ये वाला, यस। सो ये एक बड़ा खूबसूरत, ये बड़ा नेचुरल लग रहा है, आई थिंक बहुत सारे जो नेचुरल इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक साइड चूज की हुई है दूसरी नहीं चूज की हुई? नहीं, हमने टॉप पे ही बनाना ना, जो आइडिया तो यही है कि इस साइड के ऊपर इस साइड के ऊपर, हाँ एक देखिए वो जो एक स्क्वायर के अंदर एक ही Yes. साइड चूज करनी है, यस, हाँ। एक स्क्वायर के अंदर एक ही साइड वो हमने रूल चेंज किया है, राइट? क्योंकि अगर आप इधर भी बनाना शुरू जाएंगे ना तो वो बन तो कुछ जाएगा, लेकिन इस तरह का नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपने हर तरफ इसको एक्सटेंड करना शुरू कर जिस तरह अगर लाइक यू नो इफ यू टेक द बेस स्क्वायर एज स्क्वायर 1, जी। उसमें से स्क्वायर 2 बड़ा वाला और स्क्वायर 3 छोटा वाला, ठीक है। अब जो स्क्वायर 3 है उसके ऊपर वो दो, ठीक है, टॉप पे वो देखिए, दो आ गए। ये जो Triangle स्क्वायर है। बनाने हैं ना वो उतने ही बड़े बनाने हैं, जितनी वो base तो वही बन जाएगी ना, या उसी लेंथ के, ठीक है राइट। ना? मतलब ए स्क्वायर, अगर ये साइड ए हुई तो ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आपने इससे तो बना लिया, ठीक है, फिर आपने इससे इस साइड पे आना, ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट करते चले जाना। इट्स वेरी तो एक बड़ा स्केलिंग सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल आई थिंक इट्स स्टिल ऑन द रियल प्लेन, रियल नंबर लाइन जो प्लेन होता है ना उसके अंदर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो। इट्स लाइक मोर यूक्लिडियन प्लेन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अच्छा जी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मज़ीद कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स था लेकिन आप इसको मज़ीद मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो रियल नंबर्स तो बेसिक नंबर्स हैं जो काउंटिंग से शुरू होते हैं, फिर हम उनको आगे एक्सटेंड करते चले जाते हैं, कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 नंबर है, 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है। इसी तरह 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो नंबर तो मिल जाता है, लेकिन वो कहते हैं रैशनल नंबर नहीं होता, ठीक है, वो इरैशनल नंबर होता है, लेकिन स्टिल वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट भी लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नंबर नेगेटिव हो तो फिर उसका स्क्वायर रूट लेना ये मुश्किल हो जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसको आप जिस तरीके से स्क्वायर रूट डिफाइन करते हैं ना तो उस डेफिनेशन पे ही आप उतरते नहीं हैं पूरे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो पहले वाला नंबर है ना वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट है 2, क्यों 2 है? क्योंकि 2 टाइम्स 2 4 है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट -2 भी है, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब -1 का क्या स्क्वायर रूट होगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा या -1 होगा, लेकिन -1 का क्या स्क्वायर रूट होगा? तो ऐसा कोई नंबर क्या हो सकता है इसका कोई ऐसा आंसर हो सकता है जिसको उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल -1 आ जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट है ना, बड़े अरसे तक मैथमेटिशियन इनको ना अवॉइड करते रहे कि यार ये रियल नहीं है, ठीक है। रियल तो वैसे बाकी भी नहीं है एक सेंस में वो माइंड की, कहते हैं कुछ लोगों के मुताबिक वो माइंड की कंस्ट्रक्शन ही है, तो वो कहते हैं नहीं ये वाले ज़्यादा मुश्किल है जो नेगेटिव नंबर वाले स्क्वायर रूट है। अच्छा, आप इनको बहुत अरसा वो डिवाइड करते रहे, इसकी पूरी एक स्टोरी है, बल्कि मैंने जब स्टोरी ऑफ अलजेब्रा पे यहाँ पे सेशन किया था उसमें मैंने ये पूरी स्टोरी एक्सप्लेन भी की है स्टोरी ऑफ अलजेब्रा के अंदर, कि ये नंबर्स मैथमेटिशियंस कब तक अवॉइड करते रहे, फिर एक स्टेज पे उन्होंने कहा नहीं भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है, ये हमें बीच में लाने पड़ेंगे। जब वो ले आए ना तो वो जो एक नया नंबर सिस्टम बना ना, या उसका नया एक अलजेब्रा बना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आ गया, ठीक है।
अब कम्प्लेक्स नंबर्स जो नंबर्स होते हैं उनमें रियल नंबर्स भी होते हैं और मतलब रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, ठीक है। तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसे हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। और आयोटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ हमारे फिजिसिस्ट बैठे हैं, इनको पता है कि ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर फिजिक्स में फिर कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं, ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी शायद यूज़ होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में। उसमें तो आप इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते, आप इसी लैंग्वेज में ना फिर आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आमतौर पे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब आप ड्रॉ करते हैं ना तो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनता है, उसके अंदर आप नंबर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसे आप गाउसियन प्लेन भी कह सकते हैं या फिर और मतलब वे होता है। एक रियल प्लेन होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। तो रियल प्लेन जो होता है जिसे समटाइम्स हम कार्टीजियन प्लेन भी कहते हैं रेने डेकार्ट की वजह से, उसमें तो दोनों एक्सिस जो होते हैं ना वो रियल एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना तो एक एक्सिस आप रियल लेते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस, लेकिन जो वाई एक्सिस है ना उस पर इमेजिनरी नंबर्स आयोटा वाले सारे नंबर्स लेते हो और उससे आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाए, ठीक है। अब इसलिए ये थोड़ी सी बातें कॉम्प्लेक्स होने लगी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो वहाँ पे उन नंबर से उनसे आप इक्वेशंस भी बना सकते हो, उनका पूरा एक मैथमेटिक्स है, उनकी अपनी पूरी एक ज्योमेट्री है, ठीक है। एक रियल नंबर लाइन की ज्योमेट्री है या रियल नंबर से आप ज्योमेट्री बना सकते हो, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्योमेट्री बना सकते हो, ठीक है, जिसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री कहते हैं। तो एक रियल एनालिसिस होगा जिसमें आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे, फिर एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। तो जब अगर आप मास्टर्स करते हैं मैथमेटिक्स में तो ये सारे कोर्सेज सेपरेटली पढ़ाए जाते हैं, एक रियल एनालिसिस होता है, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, ये कोर्सेज होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ना बहुत सारे आपको नया अलजेब्रा, नए रूल्स, नई टेक्निक्स लेके आनी पड़ती हैं, ठीक है, जो आमतौर पे रियल नंबर सिस्टम में नहीं होती, ठीक है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कैलकुलेशंस भी उनकी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अच्छा, अब जब उनसे आप ज्योमेट्री बनाओगे ना वो बहुत ज़्यादा रिच ज्योमेट्री होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होगी और रिच भी होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। तो उसमें एक ये शेप ड्रॉ की हुई है, ये एक सेट है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रॉ हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ड्रॉ हुआ है, इसे मेंडल ब्रॉड सेट कहते हैं। मेंडल ब्रॉड एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम से। तो इसने इन कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से ना ये सेट डिफाइन किया, ठीक है, और ये सेट भी फ्रैक्टल ही है। अब अगर आप इसको जूम इन करेंगे ना तो हर पार्ट भी इसी तरह का ही बड़े शेप का नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप मेरे पास अभी तो कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन आप मेंडल ब्रॉड लिखें और कोई एनिमेशन लिखें ना तो आप हैरान रहेंगे कि इतनी कम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। जी बेटा, क्वेश्चन। Negative numbers exist? Because if they do, how come negative numbers don't have a square root? Like 64, if you say minus 64's square root is minus 8, And that's plus- wrong, because negative 8 times negative 8 equals, 64। yes. यस। सो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ना उनके दो स्क्वायर रूट होते हैं। 64 के 2 स्क्वायर रूट्स हैं, 8 भी है और -8 भी है। इज दिस ओके? यू आर राइट, दे एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स। But how do negative numbers exist if they don't have That's a a very good square root? How negative numbers exist? First of all, how positive numbers exist? Can you show positive? So देखिए, पॉजिटिव नंबर से हम बहुत कंफर्टेबल है ना, हमेशा से रहे हैं। बहुत अरसा मैथमेटिशियंस या पब्लिक जनरल नेगेटिव नंबर्स को भी नहीं रखती थी, ठीक है ना। वो भी कहते थे कि ये नंबर्स जो है ना ये इनको थोड़ा अवॉइड करते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन आज हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बैलेंस हो तो आप कहते हैं मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन आपके ऊपर कर्जा हो तो आप कहते हैं हम डेब्ट में हैं, या हमारा मेरे पास माइनस इतने नंबर हैं, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट वेयर दे एग्जिस्ट इन आवर माइंड, जस्ट लाइक पॉजिटिव नंबर्स। But if they were negative 1 apples, what will happen? What will happen with If what? there were minus 1 apples,
Yes. So you have you have two apples, let's suppose, and your brother eats one. How much left? One. So it's negative. Is this okay? If you have 0 apples and eat one, what happens? What do you mean by 0 apple? Yeah. So these are good questions. These are very interesting ideas. क्योंकि अब ये बात फिर हमारी वही philosophical बात हो जाती है कि नंबर एग्जिस्ट करते हैं या हमने फिक्शन क्रिएट किया नंबर्स की. ठीक है. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है. Keep asking. Don't stop asking these questions. Means अभी भी आप पूछे लेकिन Does इसकी 0 exist? Does 0 exist? Because 0 is nothing. Yeah. Is it nothing or is it something? What do you think about that? Nothing. Yeah. So if it's nothing, then why do we use a circle symbol for it? In fact, we don't even say 506. We say 506. सो ज़ीरो के हवाले से तो यही था कि जो पुराने लोग थे हमने वैसे स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स में इसको डिस्कस किया था कि वो कुछ डॉट्स लगाते थे या कुछ काउंटिंग करते थे. तो जहाँ कोई चीज़ पड़ी होती थी उसको उठा के साइड पे कर देते थे तो पीछे क्या है कुछ भी नहीं रहा. तो वो ऐसे लगता था कि कोई सर्कल सी कोई शेप सी बन गई है. तो उससे इंडियंस उसको रिप्रेजेंट करते थे. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस. बट एनीवे सो दैट्स ए वेरी गुड discussion, very good questions. We can discuss more about that and then करते करते हम फिलॉसफी में चले जाएंगे, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स में और प्लेटो तक और अफलातून तक और अरस्तु तक ये बातें वहाँ तक पहुँच चली जाएंगी. ठीक है. फिर हमें उनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहस तो वो भी करते रहे हैं. सो दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो कि हम कर सकते हैं. लेकिन वापस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ. अच्छा अब थोड़ा सा मज़ीद टेक्निकल कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर था आयोटा आई वो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है. अब 1 रियल नंबर है, आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है. इन दोनों को सम किया जा सकता है. ठीक है ना. 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 किया जा सकता है. क्या होता है ये एक इटसेल्फ एक और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर. ठीक है ना. इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इस नंबर को भी आप किसी डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. वो नंबर आप रिप्रेजेंट कर लें. ठीक है. और उसके बाद 0 ऑरिजिन चूज़ कर लें. लेट्स सपोज लेट z0 इज इक्वल टू 0. और फिर उससे वो जो थोड़ी देर पहले हमने इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन से हम नई नंबर्स ना कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही निकाल सकते हैं. ठीक है. एक नया नंबर है z1 है, उसी इक्वेशन से निकाला जा सकता है. z1 को यूज़ करके z2 नंबर भी निकाला सकता है, z3 भी, और करते करते हम इसको अप टू इन्फिनिटी लेके जा सकते हैं. और फिर अगर इन नए नंबर्स को डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट तरीक़ों से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जो शेप बनेगी ना प्लेन के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, वो कुछ इस तरह की बनेगी. ठीक है. अब इसके लिए आपको कुछ एनिमेशंस देखनी पड़ेंगी मैंडलब्रॉट सेट के अंदर. अगर आप इसको जूम इन करेंगे ना तो आपको इसी तरह की यही शेप रिपीटिंग शेप नज़र आना शुरू हो जाएगी. सो दैट इज़ द मैंडलब्रॉट. अच्छा अब इसी तरह के कुछ और पैटर्न्स हैं. जी. This Mandelbrot, is it found in nature somewhere? No. Sure? I believe I maybe saw not. a Means video or आप something Yeah. जहाँ कुछ I think Yeah. it was So similar. आई एम नॉट श्योर कि ऐसा रियल के अंदर भी I हो could सकता be है. wrong, यानी but- कोई इसकी अप्रॉक्सीमेशन कुछ शेप इस तरह की मिल जाए आपको जो इस तरह की हो. ठीक है. आई एम नॉट श्योर. ठीक है कि ऐसा हो सकता है या नहीं. ठीक है. उनका क्वेश्चन है. फिबोनाची नंबर उसके साथ हाँ नहीं सो क्वेश्चन इनका ये था कि क्या इनको फिबोनाची नंबर्स के साथ लिंक किया जा सकता है बट वी हैव टू अगेन चेक कि उसके साथ लिंक्ड है. बजाय तो कोई लगता नहीं है लेकिन कुड बी. या सॉरी हाँ माइक ले लें ताकि बाकी लोग भी सुन लें. And the जी. difference ये जब आपका exposure आया to
माइक एओटा आपने एक्सेप्ट किया ना, उसके बाद कितना कोई डेवलपमेंट का डिफरेंस आया? बिकॉज ये एओटा के बगैर तो कंट्रोल्स तो चलते ही नहीं है, उसमें हाँ, yes. इमेजिनरी पोल्स होते हैं, हाँ। आप कंट्रोल बना ही नहीं सकते यू राइट। अदरवाइज इफ यू डोंट हैव। बस आप यही कह रहे हैं कि अगर ये ना होता तो शायद क्वांटम मैकेनिक्स ना होती, और क्वांटम मैकेनिक्स ना होती तो फिर अभी तक हम शायद प्रोजेक्टर ये यूज़ ना कर सकते, और फिर हम बेसिक लेवल रियल नंबर लाइन वाली या रियल प्लेन पे ही बातें कर रहे होते। रुक ही जाते कहीं जा, बस रुके रहते फिर। जी रुके रहते, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ने ना एक नई दुनिया जो है ना वो ओपन कर दी, ठीक है। जो कुछ मैथमेटिशियन हैं जो ज़्यादा प्लेटोनिस्ट हैं वो तो कहते हैं ये नंबर तो एग्जिस्ट करते हैं, ये फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स में इसके हिस्से हैं, जैसे रॉजर पेनरोज है वो ये कहता है। हाँ जी सर, फिर फिबोनाची और इसमें फिर डिफरेंस क्या है? देखिए, फिबोनाची तो एक सीक्वेंस है ना, वो तो एक डिफरेंट सीक्वेंस है, ये वो वाला ना सीक्वेंस नहीं है, इससे सीक्वेंस उस तरह का नहीं बन रहा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फिबोनाची नंबर्स रियल नंबर्स हैं, वो पहले उसमें 0 और 1 से आप स्टार्ट करते हो, 0 1, फिर 1 और 1 को ऐड करते हो 2 आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करोगे 3 आ गए। दे आर जस्ट रियल नंबर्स, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। क्या आप पिछले 2 नंबर से नेक्स्ट नंबर जनरेट करते, दे आर रियल नंबर्स, दे आर डिफरेंट, दीज आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हो सकता है रियल, बहुत सारे जो फार्मूलाज हैं ना रियल नंबर्स के, वो ऐसे लगते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी ट्रू होते हैं, और अक्सर होते हैं, ठीक है, या एटलीस्ट उस तरह का फार्मूला आप बना सकते हैं, लेकिन उससे जो ज्योमेट्री है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो गई, ठीक है। अगर आप फिबोनाची नंबर को ड्रॉ करेंगे ना प्लेन के अंदर, हो सकता है सिंपल से डॉट्स बने, कोई इतना इंटरेस्टिंग पैटर्न ना बने, लेकिन इन नंबर्स को ड्रॉ करोगे तो बहुत इनकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। जैसे कि ये हमने देखा, ये इस तरह की शेप बनेगी इस हवाले से। अच्छा, अब न्यूटन के हवाले से भी है कुछ फ्रैक्टल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही ड्रॉ सकते हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ क्योंकि ये फिर थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। सर, मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो हम जब गोल्डन रेशो पे काम करते हैं तो बहुत, और पिछले दौर में भी बहुत खूबसूरत ऐसे ही शेप बने हैं जी। तो मैं शेप के हवाले से कह रहा हूँ कि इसमें फिर क्या ये बेहतर है या डिफरेंस, मतलब इस हवाले से कि शेप क्या? देखिए, शेप्स तो ज़्यादा सिंपल, रियल नंबर से तो आपको सिंपल शेप्स मिलेंगी ना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग शेप्स चाहिए, तो वो फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। अच्छा देखें, ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, ये भी कॉम्प्लेक्स ही होते हैं एक सेंस में, उसमें जस्ट ये है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट इमेजिनरी पार्ट उसका 0 ही है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है ना, वो बड़ा कंप्लीट सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट सिस्टम नहीं है। अब ये जब मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ ना कंप्लीट, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, मैथमेटिकली इसका मतलब है कंप्लीट होने का क्या मतलब है। कंप्लीट होने का मतलब यही था कि उस, फॉर एग्जांपल आपके पास x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके जो सोल्यूशंस हैं ना वो रियल नंबर लाइन के अंदर नहीं है, रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। इस इक्वेशन, इतनी सिंपल इक्वेशन है x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं, एक है -1 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, मींस आयोटा और माइनस आयोटा। ये रियल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमें एक्सटेंड करना पड़ा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर सिस्टम से, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एक्सटेंड करना पड़ा। ये स्टोरी जब हमने स्टोरी ऑफ अलजेब्रा डिस्कशन की थी तो ये क्यूबिक इक्वेशन के सोल्यूशन से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर कुछ इस तरह के सोल्यूशंस आते थे जिनमें नेगेटिव नंबर्स आते थे, ठीक है। वो कुछ अर्सा तक मैथमेटिशियन अवॉइड करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर हम जनरल बेहतर लेवल पे नहीं जा सकते। तो फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ा, और ना सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ा, एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि फिर आप उसका आपने अलजेब्रा बनाना है, कैसे उनको ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आर देयर मच मच रिचर एंड ब्यूटीफुल देन द रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए, अलजेब्रा के अंदर ना अक्सर हम इक्वेशंस हमारे पास होती हैं, इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, ठीक है। उन रूट्स को फाइंड किया जाता है, और उन रूट्स को फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब कुछ एनालिटिकल फार्मूला से आप कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। उनमें से एक मेथड ये है जो ज़्यादा न्यूमेरिकल है, वो है न्यूटन राफसन मेथड। उसमें आप एक्चुअली गेस करते हैं, थोड़ा सा गेस वर्क होता है, अप्रॉक्सीमेट होता है कि अच्छा ये एक इक्वेशन है, इसका ये एक रूट हो सकता है, और फिर उस रूट से ना आप उस गेस के
मज़ीद अप्रॉक्सीमेशन करते करते ना उस गैस के करीब चले जाते हैं या फिर उस रूट के करीब करीब पहुंच चले जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड करने कि आपके पास z को क्या वैल्यू दी जाए कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 आ जाए, ठीक है ना। z को क्या पुट किया जाए? देखिए z को 0 तो पुट नहीं कर सकते, लेकिन जी z को क्या पुट किया जाए? 1 पुट किया जाए। हाँ, या z इज 1, वेरी गुड। सो अगर z को 1 पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 एक इसका सोल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा भी इसके सोल्यूशन हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है ना, जो गाउस ने प्रूव किया था, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स है गाउस, उसके शायद पीएचडी में उसने किया था, उसके थ्योरम के मुताबिक जो भी इक्वेशन होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, जिसे डिग्री कहते हैं, जितनी पावर होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो अगर इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे। तो इन्होंने एक तो फ़ौरन बता दिया, बाकी 2 किधर हैं, ठीक है। जो बाकी 2 हैं वो रियल प्लेन में नहीं है, ठीक है, वो रियल नंबर्स नहीं है, वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और वो कम्प्लेक्स नंबर्स ये हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में भी। अब इन नंबर्स को, इसको और इसको इस इक्वेशन में पुट करें और पावर क्यूब करें, सॉल्व करें कम्प्लेक्स एनालिसिस से, कम्प्लेक्स की बेसिक अलजेब्रा से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस जस्ट पुट z की जगह ये पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जस्ट पावर रेज करके, ठीक है ना। पावर रेज का मतलब यह है कि इन नंबर्स को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, इस नंबर को 3 दफ़ा आपस से अब खुद से ही मल्टीप्लाई करना। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से डिफरेंट है। रियल नंबर तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन है ना आपकी, ठीक है, कि 2 है जैसे 5 है तो 2 और 5 का आंसर आएगा आपके पास 10। कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कम्प्लेक्स होगी, ठीक है। तो बस इस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसमें से -1 करें तो टोटल आंसर 0 ही हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा रूट है। और जो तीसरा रूट है उसमें यहाँ प्लस की बजाय माइनस है। ये बड़ा बेसिक कम्प्लेक्स एनालिसिस में या इवन फर्स्ट ईयर लेवल पे ये बता दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इन रूट्स को आप कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रॉ भी कर सकते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन में ये रियल नंबर लाइन होगी, ये इमेजिनरी नंबर लाइन होगी, ये ऊपर वाली लाइन जो होगी इसमें आयोटा वाले नंबर्स होंगे। ये 0 आयोटा होगा, इसी तरह 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा ऊपर की तरफ, नेगेटिव आयोटा वाले नंबर नीचे की तरफ होंगे। इससे आपका ये कम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स को आप प्लेन के अंदर क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये 3 आपके पास नंबर आ गए। अच्छा, अब इनकी अप्रॉक्सीमेशन है। अब किसी एक रूट को लेके आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं या उसके करीब करीब पहुंच सकते हैं न्यूटन राफसन मेथड के ज़रिए, ठीक है। अब इसका एक प्रोसेस है, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, उसमें फिर ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। बट एनीवे ये उसके स्टेप्स हैं। अगर आप मज़ीद इसको देखना चाहें तो मुझसे स्लाइड्स ले लीजिएगा या फिर घर जाके इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ये इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। बट एनीवे, और उसके बाद फिर जब आप इस सारे प्रोसेस को, इटरेशन के प्रोसेस को एक ख़ास तरीके से कलर कोडिंग करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये खूबसूरत इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, जो कि न्यूटन राफसन फ्रैक्टल पैटर्न आएगा। चलें, अब ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो गया है, दोबारा रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में वापस आते हैं, ठीक है। नेचर के अंदर कुछ और फ्रैक्टल्स देखते हैं, जैसे कि ये देखा था, ये आपने देखा होगा कैक्टस फ्लावर होता है इस तरह का, तो ये एक बड़ा खूबसूरत इसका पैटर्न होता है। वही दरख्त जिनसे हम फैसिनेटेड हैं, और एक फैसिनेशन इसमें वक्त की है कि जब आप इनके पास जाते हैं तो आपको एक वक्त का एहसास होता है कि ये, क्योंकि ये बहुत जो जितना पुराना होगा वो उतना ही उसके अंदर वक्त गुजरा होता है, तो आपको एक वक्त का एहसास होता है इन दरख्तों के पास जाके। टाइम का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो जो सब्जेक्टिव टाइम की फीलिंग आती है ना, वो इन दरख्तों, जो पुराने दरख्तों हैं उनके पास जाके आती है। ये शायद नेचर के साथ हमारा कोई लिंक्ड है, इंटरेस्टिंग। इसलिए हम नेचर में जाके ना बहुत अच्छा फील करते हैं, नेचर के साथ कनेक्ट होके। अच्छा, इन दरख्तों को आप जब आप स्टडी करें,
एक तो नेचुरल फैसिनेशन तो है ही, लेकिन अगर आप इसको आर्टिस्टिक वे में, नेचुरल वे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे या पैटर्न तलाश करने की कोशिश करेंगे, जो कि करनी चाहिए, तो फिर आपको फ्रैक्टल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कुछ दरख्तों में। जैसे कि मैं रास्ते में आते हुए ये फ्रैक्टल लेके आया था, तो फिर आपको कुछ पैटर्न्स इन नेचर में इस तरह बज़ाहिर तो लगेगा कि ये रैंडम सा है, इसमें क्या मैथमेटिक्स है, कौन सा पैटर्न है, लेकिन जब सर्च करेंगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, कुछ बॉडी के अंदर भी हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे लंग्स के अंदर। अब इस तरह के स्ट्रक्चर्स के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारे जो लंग्स हैं वो उसको भी आप जूम इन करेंगे तो इस तरह का आपको पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा, एक सेल्फ सिमिलैरिटी है उसके अंदर। मज़ीद कहाँ से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए, तो मैंडल ब्रॉड की कुछ किताबें हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। ये है द फ्रैक्टल ज्योमेट्री ऑफ नेचर, और ये एक बुक है जिसमें आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें मिल जाएंगी। एक और भी बुक है उसकी, फ्रैक्टल्स फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स के नाम टाइटल से। तो उन बुक्स को आप खोलेंगे तो आपको कुछ मज़ीद फ्रैक्टल्स नज़र आएंगे। ये फ्रैक्टल है, इसका नाम रखा गया है कैंटर्स कॉम। एक्चुअली मैथमेटिशियन जो डिफरेंट स्टेजेस पे ना वो स्ट्रक्चर स्टडी करते रहे हैं। मैंडल ब्रॉड ने इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम से और नंबर से बेहतर मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए उसके बाद ना फिर बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, ठीक है। तो लेकिन जैसे कैंटर एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन है, उसके नाम से एक फ्रैक्टल है जिसे कैंटर्स कॉम भी कहते हैं। ये बेसिकली जैसे हमने शुरू में सिरपिंस्की ट्रायंगल बनाई थी ना, उसी तरह की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अब लाइन के ऊपर वही उसी तरह की गेम खेलनी है कि आपके पास लाइन है, उस लाइन का दरमियान वाला हिस्सा आपने तोड़ना है, उससे ये वाली 2 लाइंस बन जाएंगी। फिर इस लाइन के साथ भी वही प्रोसेस करना है, इसका दरमियान वाला हिस्सा निकालना है, फिर आपके पास ये वाली आएगी। ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये 1 डायमेंशनल प्रोसेस है, ठीक है। तो शिरपिंस्की ट्रायंगल ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगला स्टेप ये हो सकता है कि अच्छा जी, अब ट्रायंगल के बाद अगर आपके पास ये वाली शेप हो तो इससे क्या कोई फ्रैक्टल बनाया जा सकता है। तो इसको शिरपिंस्की कारपेट आप बना सकते हो इससे, ठीक है। और भी कुछ हैं, जूलियन सेट है और भी, ठीक है। अच्छा, अब 3D में भी बड़े खूबसूरत इस तरह के हम बना सकते हैं। जैसे हमने टेट्राहीड्रन बनाया था ना आलम, जैसे टेट्राहीड्रन बनाया था, सिरपिंस्की टेट्राहीड्रन बनाया था, इसी तरह का आप क्यूब के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपने हर दरमियान में से ना एक क्यूब बाहर निकालने और इनसाइड उसको हॉलो करते चले जाना है, ठीक है। तो इस फ्रैक्टल का नाम है मैंगर, ठीक है। इसे मैंगर स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। वो स्पॉन्ज आपने देखा, उसके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है। तो ये एक खूबसूरत मैंगर स्पॉन्ज भी बनाया जा सकता है। अब इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैथमेटिशियंस इन चीज़ों से बड़े फैसिनेट होते हैं, और वो कभी कभी इनको इधर उधर जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। बड़े रैंडम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जैसे आप लोगों ने पूछे कि फिबोनाची के साथ लिंक्ड हो रहा है या नहीं, फिर आप इनकी तलाश में निकलते हैं। कुछ हिंट होते हैं या इंट्यूशन होती है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये गैस होता है काइंड ऑफ। फिर उस गैस को ना आप मैच्योर करते हैं कि ये गैस ऐसे ही तुक्का था या कुछ है कोई कनेक्शन, ठीक है। फिर आप करते करते किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह का एक गैस है कि क्या भाई ये जो फ्रैक्टल्स हमने बनाए हैं इनको जो नॉट्स होती हैं इनके साथ लिंक किया जा सकता है या नहीं। तो कुछ लोगों ने कुछ हवाले से कुछ गैसेस किए थे, और मैथमेटिक्स में इस तरह के जो गैसेस होते हैं उन्हें हम कंजेक्चर्स कहते हैं। और कुछ कंजेक्चर्स तो ऐसे हैं जो बड़े पुराने हैं और अभी तक सॉल्व नहीं है, और अगर कोई सॉल्व कर लेता है तो उनको बड़ा अच्छा प्राइज़ भी मिल सकता है, ठीक है। उनको हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जैसे रीमन हाइपोथेसिस है। अब वो तकरीबन 2 सदियाँ मैथमेटिशियन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहा। कोई भी करेगा उसको मेरे ख्याल में $100 मिलियन मिल जाएंगे, ये उसके लिए नाम भी है अगर वो उसको कोई सॉल्व कर ले। लेकिन बड़े बड़े मैथमेटिशियन उसमें फेल हो गए। लेकिन
कोई प्रॉब्लम मुश्किल होता है तो ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे इंटेलेक्ट और हमारी नॉलेज के लिए एक चैलेंज है, तो उसके लिए जो आप एफर्ट करते हो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और समटाइम उस एफर्ट में आप कुछ नए नए आइडियाज़, नई फील्ड्स, नई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। तो अब रिसेंटली तो नहीं है, ये भी मैंगर के वक्त की बात थी। मैंगर ने कहा था कि इन फ्रैक्टल्स, ये जो इस तरह के 3D के अंदर फ्रैक्टल्स हैं, इनके अंदर हम नॉट्स बना सकते हैं ख़ास तरीके से एम्बेड करके, ठीक है। तो ये अभी एक रिसेंटली मैंने शहरियार ने मुझे एक आर्टिकल सेंड किया था कुछ अर्सा पहले, शायद पिछले वीक में, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। मैंने कहा चलो इसके बारे में पढ़ता हूँ, फिर मुझे ख्याल है कि इस पे तो लेक्चर होना चाहिए एक फ्रैक्टल्स वाला। तो ये उस लेटेस्ट एक आर्टिकल है, एक टीनेजर है, उसने एक पुराना प्रॉब्लम था मैथमेटिक्स का, जिसमें उसने फ्रैक्टल्स और नॉट्स को ना आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है और एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। उसमें यही है कि ये जो नॉट्स होती हैं ये एम्बेड हो सकती हैं इन फ्रैक्टल्स के अंदर, ठीक है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दीज थिंग्स। और अच्छा, ये जो एंड वाली पिक्चर थी ना, हाँ ये अच्छा था। अच्छा, ये आपको अच्छा लगा? अच्छा, थैंक्स फॉर लिसनिंग। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और हमारी डिवाइसेस भी हैं। मैंने ये पिक्चर AI से जनरेट किया, ठीक है। कैसे? मैंने लिखा है कि या व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो, फेसबुक पे भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन होती है किसी भी AI के उसमें, तो प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट ये लिखी है कि राइट थैंक्स फॉर लिसनिंग विद नॉट्स एंड फ्रैक्टल्स। तो उसने बहुत सारी शेप्स दी हैं, तो उनमें से मुझे ये अच्छी लगी है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट आप जितनी इंटरेस्टिंग देगी, और उस अब देखें AI कितना इंटरेस्टिंग हो गया है, ठीक है। किसी दिन इस AI पे भी बात करते हैं कि इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो क्या है। जी, हाउ टू जी, हाँ जी। अब अगर देखें AI की भी एक अपनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यहाँ पे सेशन भी हुआ संडे को कि फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बायोलॉजी के जो लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब ये AI जो पिछली सदी में जाएंगे, जब ये शुरू में नई नई बातें हो रही थी, वो करने वाले कुछ मैथमेटिशियन थे, जैसे एलन ट्यूरिंग था, ठीक है। अब उन्होंने उस वक्त कुछ चीज़ें इमेजिन की थी, ठीक है, जो करते करते आज हमारे सामने अब होती नज़र आ रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको मैथमेटिक्स से बिल्कुल साइड पे कर देते, ठीक है। और मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है या जो मैथमेटिक्स के जो एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी जो रिसर्च होती है वो किस तरह की होती है, और वो किस तरह डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है। अब पिछला मैंने आपको जैसे प्रॉब्लम बताया, ये तो एक सदी पुराना एक कंजेक्चर है, एक गैस है, अभी रिसेंटली किसी टीनेजर ने सॉल्व किया है, ठीक है। अब अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो आप अगला सवाल ये पूछेंगे भाई इससे आपने क्या करना है ठीक है। बट मैथमेटिशियंस आर लाइक पीपल आर द आर्टिस्ट, दे आर नॉट मोटिवेटेड बाय दीज क्वेश्चंस। अगर वो इससे होते तो फिर तो वो सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इससे मिलना तो उस तरह तो कुछ नहीं मिलना, बट दिस हैज़ समथिंग टू डू विद क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, जिसके पीछे आप जाते हो और करते करते फिर आप क्या से क्या बना देते हो। बाद में तो फिर उसके ऑफशूट्स हैं, उसकी एप्लीकेशंस हैं, वो तो होती हैं, और फ्रैक्टल्स की भी बहुत सारी हैं। इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा बाज़ार आपको लग रहा है कि ये ऐसे आइडियाज़ हैं, ब्यूटीफुल हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं अप्लाई नहीं होते, ठीक है, ये होते हैं, नेचर के अंदर भी हमने देख लिया। तो यही इसका आइडिया है। अच्छा, अब चूँकि ये हमारा मैथ सर्कल है और मैथ सर्कल में हमने कोई ना कोई एक्टिविटी भी करते हैं, जस्ट थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल बातें नहीं, ताकि कुछ बातें ना हम कुछ गेम से भी करें। तो अब हम एक गेम खेलने लगे हैं। गेम है ये, थैंक्स टू ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ब्लैक होल आलम, जिन्होंने बड़ी नाइस ड्राइंग की है। ये वाली भी लाइट ऑन कीजिएगा ताकि आपका खूबसूरत आर्ट वर्क नजर आएगा। तो ब्लैक होल में हमारा साइंस, आर्ट और कल्चर चूँकि लिंक्ड है, तो मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है, जो इन चीज़ों को बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिंक कर सकता है। अच्छा, अब हमें यहाँ एक शेप नज़र आ रही है, ये भी काइंड ऑफ फ्रैक्टल ही है। अब ये कैसे ड्रॉ किया है, इसके लिए ना फिर हमें
इस गेम की तरफ आना है, ठीक है। इसे कहते हैं टावर ऑफ हनोई, ठीक है, और हनोई आई थिंक कैपिटल है वियतनाम का, उसके नाम से है। तो अब हाँ, इसकी प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, ये एक पूरा एक रिकर्सिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, गेम ये है, मैं बताता हूँ, फिर हम इन बच्चों से खेलते भी हैं। गेम ये है कि आपके पास 3 पैग्स हैं या डंडियाँ हैं, ठीक है, और आपके पास 3 ही रिंग्स हैं या डिस्क हैं, वट एवर, लेकिन एक तरतीब से रखी हुई हैं, नज़र आ रही है, ठीक है। जो सबसे बड़ी डिस्क है वो या रिंग है नीचे है, उससे छोटी ऊपर और सबसे छोटी ऊपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 से खेलें, आप 4 से खेलें, 5 से खेलें, 100 से खेलें, मिलियन से खेलें, ठीक है। कंप्यूटर पे बैठ जाएं, जितना मर्जी है, और ये 3 होना भी ज़रूरी नहीं है, इनको भी आप एक्सटेंड कर लें, ठीक है। सिर्फ ये इन तीनों से ये डायग्राम बने हैं, ठीक है। अगर एक और इसके ऊपर हम इससे भी स्मॉलर रिंग रख दें तो वो डायग्राम एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अच्छा, पहले ये है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ द गेम। रूल यही है कि आपने इन तीनों को ना उठाना है, मतलब इधर लेके आना है, ठीक है ना। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो वो तो मैं ले आया हूँ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन एक रूल से, ठीक है, रूल यही है कि आपने पहला स्टेप रूल का ये है कि एक वक्त में एक ही उठानी है, ठीक है, 2 नहीं उठानी या 3 नहीं उठानी, और उनको इधर उधर किसी जगह पे रख सकते हो, वापस भी रख सकते हो, ठीक है। और दूसरी उठानी है, ठीक है, लेकिन छोटी के ऊपर नहीं रखना, ये रूल है, ठीक है। रूल ये है कि बड़ी साइज़ की रिंग या डिस्क को छोटे रिंग के ऊपर नहीं रखना, ये रूल गेम में अलाउड नहीं है। तो मैं इधर तो रख नहीं सकता, मुझे क्या करना है, मुझे इधर रखना, ठीक है। तो रूल समझ आ गए, गेम समझ आ गई कि अब हमने इन सारे को ना उठा के इस तरतीब में थे, यही तरतीब होगी लेकिन इधर होनी चाहिए। तो अब हम ये गेम खेलते हैं और फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम कितने स्टेप्स, कितनी मूव्स चाहिए इस गेम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए, और मैक्सिमम कितनी चाहिए, क्योंकि बीच में आप घूम भी सकते हैं कि आप इधर उधर बार बार रिपीट करते रहें। तो देखते हैं, आप आएँ, ठीक है। अच्छा, अब ये शुरू करते हैं। यू गॉट द रूल, यू अंडरस्टैंड, ओके। फर्स्ट, अच्छा हम काउंटिंग करते हैं, 1, 2 clapping, thank you, you got it. So 7 moves इन्होंने किए हैं। कोई और, anyone else आप खेलना चाहोगे? या अब आपने इधर लेके आना है, इधर आइएगा ज़रा कैमरे में जी, आप स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 5, 7, वेरी गुड। अच्छा, मिनिमम जो मूव्स है ना, अब कितनी हुई, 7, ठीक है। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, क्योंकि बीच में जब ये तो अब दोबारा खेल रहे हैं ना, जब शुरू में खेले थे तो ये बार बार कुछ मूव रिपीट कर रहे थे, तो जो रिपीट वाली भी मूव्स है ना वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो टोटल, ठीक है। तो ये हमने यहाँ इसको ड्रॉ किया हुआ है, इस सारे गेम को ना, जो कि एक बड़ा रियल गेम है, फिज़िकल गेम है, अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट करके मैथमेटिकली या इसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि स्टार्ट में ना टॉप पे आपका स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट ये स्टेट है, ठीक है ना, ये इनिशियल स्टेट है। ये इनिशियल स्टेट इस जगह पे भी हो सकती है, ये इधर भी इनिशियल स्टेट हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता। बट वो इनिशियल स्टेज क्या है कि तीनों एक तरतीब में रखे हुए हैं, किसी एक पैग के ऊपर रखे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर ये स्टेट है तो ये वाली ऑप्शन होगी, तीनों इस तरतीब में रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये टॉप पे है क्योंकि ये ड्राइंग बड़ी हो गई है, तो इधर ये वाली ऑप्शन है, ये इधर है, ये इनिशियल स्टेट है, इस जगह पे, इस वर्टेक्स पे। अब हम इस मूव पे आए हैं,
तो वो जो टॉप वाली थी उसको किस जगह पे लेके आए हैं, मिडल पे, ठीक है। अब इससे इस स्टेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेट है उसको हम इस एज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें यही है कि आप इसको भी उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप करते चले जाएं जो इन्होंने किया ना कामयाबी से, ठीक है। कोई और होता ये भी कर सकता था, जैसे कि यह कि उठा के पहले इधर कर ले, फिर वो कहे कि नहीं नहीं मैं इसको इधर रख लेता तो ठीक था, तो वो ये वाली ऑप्शन थी। तो ये 3 ऑप्शंस ये बन सकती थी, ठीक है। लेकिन जो स्मॉलेस्ट सोल्यूशन है ना, इजी सोल्यूशन है, वो अलोंग द डायगनल, इसे हम डायगनल भी कह सकते हैं, ट्राइंगल की डायगनल के अलोंग है, ठीक है। वो दरमियान में भी आ सकती है या वो इस एंड पे भी आ सकती है। गोल स्टेट ज़रूरी नहीं है, गोल स्टेट आपका दरमियान में भी बना सकते हो, आप एंड पे भी बना सकते हो। लेट्स सपोज कि वो ये गोल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो इस तरतीब से आप चलें तो आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये पहली मूव होगी आपकी, ठीक है। दूसरी मूव में आपने इसको उठा के दरमियान में लेके आ गए, ठीक है। और इस मूव में आपने इस स्मॉल को उठा के इसके ऊपर रख दिया, और फिर इस मूव में इसको उठा के इस जगह पे, ठीक है। और इधर वैसे शो करना चाहिए था, मिस हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। ये 2 मिसिंग है क्योंकि ये वाली स्टेट इधर आएगी, इसको उठा के आप इधर रखेंगे, ये स्टेट आएगी, ठीक है। और फिर वो वाली उठा के इस जगह पे आएगी और एंड पे ये गोल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी एक खूबसूरत सी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आप इस स्टेट से अगर वो स्टार्टिंग स्टेट है, दरमियान वाली स्टेट पे आना चाहते हैं तो इस पे भी आ सकते हैं, यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो दरमियान वाली ऑप्शंस हैं जो रेपिटेशन के साथ भी आएंगी उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये शेप भी एक्चुअली फ्रैक्टल्स ही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। लेट्स सपोज अब शुरू करते हैं कि अगर रिंग्स 3 की जगह 4 हों, यस 4 हों, कुछ नहीं होगा, आपको ट्रायंगल बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा अगर इवन सिर्फ 2 होती ना पॉसिबिलिटीज़, लेट्स सपोज कि अगर 2 ही होती आपके पास, ये ऑप्शन थी और यही 3 होती, तो फिर ज़्यादा मूव्स नहीं होनी थी, ठीक है। कितनी होनी थी वो आपने गिन लेनी थी। ये एक ऑप्शन है 1, ये 2 है और ये 3 है, तो फिर क्या बनता, कौन सी डायग्राम बनती? सिर्फ टॉप की ट्रायंगल बनती, ठीक है ना, सिर्फ टॉप की ट्रायंगल बनती, ठीक है। तो लेकिन 3 करने से हमारे पास ऑप्शंस बढ़ गई हैं, ठीक है। 4 करेंगे ना तो इसी तरह नीचे और आ जाएंगे। अच्छा फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि y + 3 एक इसके साथ और ऐड कर दें, ठीक है। फिर हो सकता है शायद ट्रायंगल ना हो, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस बन जाएगी, हो सकता है आपके पास स्क्वायर बनाना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि वो एक लूप स्क्वायर में बनेगा फिर जी। अच्छा 3 में ये मैक्सिमम मूव्स 27 और मिनिमम मूव 7 है, ठीक है। फार्मूला है हम इसका। इसको हाँ अगर 4/3 कर दे तो मिनिमम कितने होंगे मूव्स? अच्छा मुझे वैसे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं आपको चेक करके बाद में बताऊंगा। मैं इस बारे में तो आपको फार्मूला पता चल गया, फार्मूला इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, इस हाँ NCR से, लेकिन इसका फार्मूला वही है ना कि 7 थी ना, तो 7 को आप लिख सकते हो, और टोटल कितने थे? 3 थे, तो 2 की पावर 3 8 होता है और एक माइनस करना है, तो जनरल फार्मूला तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मैं जनरल फार्मूला ये बता सकता हूँ कि टोटल जो मूव्स होंगी वो 2 की पावर n होंगी और -1 होंगी, ये आपके पास टोटल मूव्स हैं, ठीक है। n क्या होगा? n नंबर ऑफ डिस्क है मेरे ख्याल में, ठीक है, नंबर ऑफ ये जो डिस्क का रिंग्स हैं, ठीक है। तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मे बी आई एम नॉट श्योर, अब ये गैस ही है, हो सकता है 4 के केस में 3 लेने पड़े, 3 की पावर्स में आने होंगे, बट वो पहले हमें गेम खेलनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारे जो गैसेज हैं वो जस्ट गैसेज ही हैं, तुक्के ही हैं या सही हैं, ठीक है। बट एनीवे 4 में आई थिंक मिनिमम मूव्स 9 होंगे और मैक्सिमम 28 होंगे, तो फिर वो 3 की पावर, हाँ 3 की पावर देखनी पड़ेगी, हाँ यस। सो अच्छा इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है टावर ऑफ हनोई से रिलेटेड, कि हनोई जो वियतनाम का कैपिटल है, वहाँ पे कुछ मंक्स हैं, उनको यही टास्क दिया हुआ है, ठीक है, उनको ये टास्क मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ
3 रिंग्स के साथ नहीं, 64 रिंग्स के साथ, मतलब आपने स्टैक करनी है और 64 बना लेनी है, ठीक है। तो अब आपका गेम वही है, 64 हैं और तीन ही पिग्स हैं, नहीं ये पेग्स हैं, और आपने ये गेम 64 के साथ खेलनी है, ठीक है। और अगर 1 सेकंड में एक मूव करे तो कितना टाइम लगेगा, तो 2 की पावर 64 माइनस 1 हो जाएगा। अब 2 की पावर 64 ज़रा कैलकुलेट करें ना, 2 की पावर 64 पे ना तो चेस वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। याद है ना वो चेस वाला फार्मूला कि अगर आप चेस के ऊपर टोटल कितने 64 खाने होते हैं, तो हर खाने पे एक चावल का दाना रखें तो 2 पावर 64 पे आए। तो ये तो वो इंडियन वो एक स्टोरी आ जाएगी ना कि जिसमें बादशाह ने कहा था कि बताओ, जिसने चेस बनाई थी कि बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए, उसने कहा मुझे ना इतने चावल चाहिए। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, वो मैथमेटिशियन था उसने कहा बस मुझे इतने चावल दे दें, छोड़े आप ये, बस इतने मुझे चावल चाहिए। उन्होंने कहा चलो रखो, गिनना शुरू करो। तो पहले खाने पे 1 चावल, दूसरे पे 2 की पावर 1, फिर तीसरे पे 2 की पावर 3, और करते करते जब आप आगे जाएंगे ना थोड़ा सा ही दरमियान से भी थोड़ा पहले, तो चावल गिनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो लेजेंड इसी तरह की टावर ऑफ एनोई से भी रिलेटेड है। कुछ मंक्स हैं, कुछ देवता हैं, उन्होंने ये टास्क लगाया हुआ है, जिन्होंने शायद यूनिवर्स बनाया। स्टार्टिंग यूनिवर्स इधर से ही हुआ था, इनिशियल स्टेज से, इनिशियल जिसमें सारे 64 स्टैक हैं। अब वो लगे हुए हैं सदियों से, जब से यूनिवर्स बना हुआ है, और एंड स्टोरी ऐसी होगी जब वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब कंप्लीट होगा तो फिर वो कहते हैं उस स्टोरी में, उस मिथोलॉजी में कि यूनिवर्स एंड हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन ना लें क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है हमारे, हम अभी शायद हम मिड में नहीं पहुँचे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो हम मैथ सर्कल्स में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और सिर्फ डिस्कशन, एक तो स्टोरीज़ हैं, वी ऑल लाइक स्टोरीज़, लेकिन ये थोड़ी मैथमेटिकल स्टोरीज़ भी हैं। इन मैथमेटिकल स्टोरीज से हमने मैथमेटिक्स भी लेके आना है, और फिर उसको उससे कभी आर्ट बनाना है, उससे कभी साइंस निकालनी है, ठीक है। तो इसी तरह ही हम ये गेम्स खेल रहे हैं सदियों से, और अब ये करते करते हमने बड़ा मैथमेटिक्स को एडवांस कर दिया, और ये अभी प्रोसेस रुकने वाला नहीं है, अभी और भी बहुत चला है, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्टल की स्टोरियाँ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए जी। Is this an example of a sequence of Fibonacci numbers? Which one? What I'm about to say. 1 plus 1 equals 2, 2 plus 1 equals 3, 3 plus 2 equals 5, 5 plus 3 equals 8, 5 plus 8, and so on and so on and so on. Yes, you're right. You got it. And also, I also have another. Can you find the thing to formula say. for that? Well, I mean, what you add a number with a number, then add the number with the previous number, then so on and so on, so on, so on. Yeah, And that's plus, I also want to say something else. Did you notice that in one dimension, each dot is connected to one line, and in 2 dimensions, each dot is connected to 2 lines. In 3 dimensions, each dot is connected to 3 lines. in 4 two dimensions, you are right. या ये यूक्लिड के हाइपोथेसिस, जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं ना, वहाँ ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। यूक्लिड के जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं, एक पॉइंट से इन्फिनिट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट लाइन पास कर सकती हैं एक पॉइंट से। कोई से भी 2 पॉइंट्स हों, उनके बीच में एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। यस, ओनली 1 लाइन कैन पास बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब इसमें डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है, वो प्लेन के ऊपर भी यही होगा, और या आई थिंक स्पेस में भी ऐसे ही होगा। कोई से भी 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इज दिस ओके? यस। एनी अदर क्वेश्चन? नो। My brother has a question. ओके। The formula to the Fibonacci is क्या अब माइक? the answer to the Fibonacci is the current answer plus the previous answer.
Yeah. Yeah. That's all I got to say. Yeah. Okay. Alam is still busy with this art. क्या ये 4 के साथ पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल? हर नंबर के लिए पॉसिबल है. या यस, 5 विद 3 भी पॉसिबल है. ठीक है, देखिए अगर आपने 5 बना लिए तो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन बन जाएंगी, शायद जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम. ठीक है जी जी. In the formula, what is representing the number of pegs? Which formula? The one that you've just shown. 2 की पावर n are the no nothing. इस केस में नहीं है. So if we increase the number of pegs, नहीं, इस wouldn't केस में जो हमने that- कैलकुलेशंस की है ना, उसमें पेग्स रिप्रेजेंट नहीं हो रहे. n सिर्फ नंबर ऑफ डिस्क या रिंग्स को सिर्फ शो कर रहा है. Right. पेग्स को शो नहीं कर रहा है इस केस में. ठीक है. So it would be अगर a 3 के लिए है different तो फिर यही formula होगा. for that. I यस, mean, if बनाया जा we- सकता है. यस, फिर बनाया जा सकता है. यस ठीक. यस. आई थिंक आपको थोड़ा सा देखें, इसका सिंपल तरीका तो यह है कि पहले आप दो से शुरू करें. ठीक है, फिर फार्मूला बनाएं, फिर 3 पे, फिर 4 पे जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. फार्मूला बनाया जा सकता है. यस, किया होगा मैथमेटिशियन ने. देखिए अब ये नेचुरल क्वेश्चंस, यही मैथमेटिक्स में यही होता है. आप बेसिक लेवल पे करते हो ना, फौरन माइंड ना इंडक्शन की तरफ जाता है या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या. और इस तरह करते करते आप एक पूरी कंप्लीट मैथमेटिकल थ्योरी बना लेते हो. तो मैथमेटिक्स की कोई भी जो थ्योरी है ना, उसमें बेसिक इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिस पे आप पूरी एक थ्योरी डेवलप कर लेते हो. ये जो जिसमें ऐसे शेप्स स्टडी किए जाते हैं या इनको फ्रैक्टल ज्योमेट्री भी कहा जाता है, लेकिन इन इस तरह की शेप्स ना बड़ी सिमेट्रीज होती हैं अक्सर. ठीक है, तो सिमेट्रीज की जो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें सिमेट्रीज ज़्यादा स्टडी की जाती हैं उसे ग्रुप थ्योरी कहा जाता है. ठीक है, और अगर आप उनसे ज्योमेट्रिक पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है तो वो ज्योमेट्रिक ग्रुप थ्योरी बन जाएगी. ठीक है, और अगर आपने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो वो ज़्यादा कम्बिनेटोरियल ग्रुप थ्योरी बन जाएगी. ठीक है, लेकिन कम्बिनेटोरियल से ज्योमेट्रिक भी आ सकते हैं, ज्योमेट्रिक से कम्बिनेटोरिक से भी आप टू वेज में आप चलते हैं. तो हायर लेवल पे जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं फिर आपको अब लिंक तो है, मैथमेटिक्स भी बहुत सारे एरियाज लिंक्ड हैं, लेकिन आपको पहले चूज़ करना होता है कि आपने किस फील्ड में काम करना है. ठीक है, फिर आपको उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम पहले स्टडी करने होते हैं, उसकी थ्योरी पूरी डेवलप करनी होती है, समझनी होती है. वो बड़ी एक्जोमेटिक वे में स्टेप वाइज आप आगे चलते हो. और फिर समटाइम्स इतना इंटरेस्टिंग होता है कि ऐसी जगहों के साथ आप लिंक कर जाते हो कभी आपने सोचा भी नहीं होता. जैसे मैंने हम एंड पे बताया था, कहाँ नॉट थ्योरी है और कहाँ पे ये एक फ्रैक्टल्स हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम है जो एक गैस था उसका मैंगर का, या तो उसने वो गैस अब जाके प्रूव हुआ है ऑलमोस्ट समझ लें कि 1 सदी बाद. एक कुछ टीन एज मैथमेटिशियन था, उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया रिसेंटली. उस पर एक आर्टिकल था क्वांटम मैगजीन के ऊपर, तो उधर से मैंने एक पिक्चर ली थी. दिस इज हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स. यू कैन से इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी. वन मोर थिंग, हम अगर पिलर बढ़ाएंगे तो वहाँ से एंगल बढ़ेगा, राइट? इस साइड पे, हाँ, यस. यहाँ से पिलर बढ़ेगा तो वहाँ से एंगल बढ़ेगा. नहीं? नहीं, अगर आप रिंग बढ़ाओगे ना, हाँ. 4 रिंग करोगे तो फिर ये एक्सटेंड होगा. ठीक है ना, पिलर बढ़ाओगे तो ये शेप ही शायद नहीं बनेगी. हाँ, ट्राइंगल नहीं होगी, वो हो सकता है स्क्वायर बने. ठीक है, मुझे अब श्योर नहीं है, बहुत अरसा पहले मैंने देखा था इस हवाले से, जब मैं ज्योमेट्रिक ग्रुप थ्योरी पे रिसर्च कर रहा था उस वक्त मेरे सामने आया था ये प्रॉब्लम. एक्सटेंड कैसे होगा? उसमें देखिए ना, आपके पास 4 ऑप्शंस है ना. पहले स्टार्ट में आप स्क्वायर से स्टार्ट करोगे, ट्राइंगल नहीं बनेगी. ट्राइंगल 3 के केस में ट्राइंगल बन रही है. ओके. ठीक है ना, क्योंकि ये एक कन्फिग्रेशन है. फिर दूसरे स्टेप में आप इधर आते हो, फिर तीसरे स्टेप में तो 3 वर्टिसेस को समझ लें कि रिप्रेजेंट करा है. जैसे ही आप 4 इसमें ऐड करोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा. आपको एक और ऐड करना पड़ेगा ना, वो इससे नहीं होगा, उसकी एक और तरह की ज्योमेट्री होगी. लेकिन हो सकता है वो भी फ्रैक्टल हो, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ना रिकर्सिव प्रोसेस है. पूरी इसके ऊपर कोडिंग की जा सकती है, मैथमेटिकल कोडिंग. और हाँ हाँ, यही होता है ना रिकर्शन, यही होती है. ये आप रिंग बनाएंगे ना, तो
पहला ट्राइंगल है ना, फिर नीचे 2 ट्राइंगल्स है, एक और लाइन आ जाएगी जिसमें 3 ट्राइंगल्स होंगे, हाँ वो आखिरी में एक और लाइन नीचे जहाँ पे बोर्ड खत्म हो रहा है वहाँ पे 3 ट्राइंगल, वो जी, 2 जी, है ना जी, अभी, जी, इस वहाँ पे निचली लाइन पे 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे, उसके साथ एक्सटेंशन देख लें आप कितनी बनेंगी, वो रिंग से होगी। लेकिन अगर आप ये पैकिंग बढ़ाएंगे ना तो ये शेप शुरू ही नहीं होगी यहाँ से, ये ट्राइंगल की शेप नहीं होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फिर ट्राइंगल में हो नहीं रही है ना, आपने क्योंकि पैकिंग जैसे बढ़ा दिया, आपने 4 कर दिए। जी, जैसे ही आप एक ऐड करोगे यहाँ पे, फिर सिंपल वे में 2 से शुरू करके देखो, आइडिया हो जाएगा आपको, फिर 3 से करोगे, फिर आपको आइडिया होगा कि ये क्या बना है। हो सकता है वो स्टार्ट स्केयर से, लेकिन देयर विल बी रिकर्सिव, नंबर 1 देयर विल बी वेरी सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्री होगी, मतलब एक खास तरह की सिमेट्री उधर भी होगी, ठीक है, हाँ यस। पेग्स अगर जो अच्छा है देखिए वो ना, अब दो हो- ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है मैथमेटिक्स के, सॉरी, कि इसमें आपने इस प्रॉब्लम को कैसे विजुलाइज कैसे करना है, नंबर 1, ठीक है, और फिर आपने इसको मैथमेटिकली कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, एंड देन यू कीप गोइंग ऑन। और किसी को समझ नहीं आती आप क्या कर रहे हैं, किस दुनिया में हैं, वो कहते हैं आई एम लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, जस्ट लाइक आर्टिस्ट दे नो। तो इस करते 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 इन दी एंड ना उसने एग्जाम पेपर में अपने आप को फांसी लगा ली थी अंडर रूट के नीचे। जब हमने लास्ट टाइम स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स में द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स वाला डिस्कशन की थी, उसमें आर्किमिडीज का जिक्र आया था। आर्किमिडीज एंड पे वो इसी तरह ज्योमेट्री की कुछ ड्राइंग कर रहा था किसी साइल पे, तो उस वक्त रोमन्स आ गए, ये ग्रीक्स और इनकी आपस में लड़ाई थी, तो उसने कहा कि भाई तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं है, या हमने आपको पकड़ लिया है, क्योंकि उसने कुछ वेपन्स भी बना, शायद इस तरह के कुछ बना के भी टूल्स भी दिए थे ग्रीक्स को, ग्रीक आर्मी को। तो वो उसको उन्होंने ललकारा, उसने कहा हमने तुम्हें पकड़ लिया। उसने कहा डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल, ठीक है ना, आई एम बिजी इन माई सर्कल, ठीक है। तो वो इतना उसमें इन्वॉल्व था। तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंकिंग जो है वो आपको रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा एस्केप, आप डिटैच कर देते हैं। अब आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में रहते हो या द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स और माइंड, उसमें रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन की जाती है, और फिर उधर से फिर आप उसको रियलिटी के साथ भी देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं। तो वो समटाइम्स आपको कुछ कनेक्शंस मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग। सो दैट होल प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 2 ways। यस जी, नेक्स्ट। 3 pegs आपने बताया कि 3 pegs आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल। अगर 2 pegs होते हैं तो फिर क्या बनेंगे, देखें अभी करके देख लेते हैं। 2 pegs में एक तो यह है कि 2 pegs में आप 3 के साथ तो ये गेम खेल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा था ना pegs रिड्यूस भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। जा सकता है, यस यू आर राइट। लेकिन 3 के साथ तो ये गेम खेली जाएगी ना, आपको रूल चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये लेट्स से यही 2 हैं, ये नहीं है, यही 2 हैं, तो यू कांट प्ले, आई मीन यू जस्ट कीप मूविंग लाइक दिस, इट्स अ वेरी ट्रिवियल गेम। अब ये है कि इसका मतलब 3 के साथ नहीं खेला जा सकता। व्हाट अबाउट 2 के साथ खेला जा सकता है? नहीं। हाँ, अब A to B, हाँ, बट वी कांट देन प्ले द गेम विद 3 अब यही है डिस्क, कि इसको भी निकालना पड़ेगा, तो फिर एक ही बच जाएगा। इट्स अ वेरी ट्रिवियल केस, वेरी ट्रिवियल केस, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पहले लाइन है, लाइन से फिर हम 2 डॉट से 3 पे आ रहे हैं। हाँ, अब इसे कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, लेकिन वो गेम के रूल के फॉलो करती होगी, और वो उसका भी एक अपना कोई ना कोई उसमें लॉजिक होगी, और उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर उसका भी होगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी रिमार्क? ओके। Does a circle have infinity side or does a circle have 0 sides? सो पॉइंट इज 0, पॉइंट को हम 0 साइज कहते हैं, इट हैज़ नो डायमेंशन। सर्कल का जो कर्व है ना, वो 1 डायमेंशनल है, क्योंकि अगर आप सर्कल को तोड़ोगे, काटोगे, सीधा करोगे तो क्या बनेगा? लाइन बनेगी। लाइन इज़ 1 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्कल के इनसाइड एरिया को भी कंसिडर करोगे तो फिर आप 2 डायमेंशंस की बात करें, ठीक है।
तो फिर आप हर पॉइंट पे 2 कोऑर्डिनेट से आप पहुंच सकते हो. अगर सर्कल के ऊपर ही मूव करना है तो फिर वो 1 डायमेंशनल होगा. इज दिस ओके? यू गॉट इट? I asked how many sides does a circle have? Does it Sides? have 0 or does it have infinity? You So- might know what I mean once you look at the shape with 20 sides. Circle has sides, 365. infinite sides. Wow, how? So देखें, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद आप स्क्वायर बनाते हो, यू मेक स्क्वायर एंड देन पेंटागन, हेक्सागन और कीप गोइंग ऑन. Very close. So this means that in this way, circle has infinite sides, very small, infinitesimal small. That's the whole idea of calculus. Yes, 0. You're right. Yes. Okay. Thank you. Thank you for coming.